इक्वेशन लिख करके एक बार देखो। नहीं, नीड भी नहीं है पार्टिकल के मास की। जो वर्ड्स मैंने हाईलाइट किए ना बॉक्स में, एक्चुअली ये वो वर्ड्स हैं जहां पर क्वेश्चन में वेरिएशन आएंगे। मतलब ये क्वेश्चन को रीड करते वक्त ये पार्ट्स हमें बहुत केयरफुली पढ़ने पड़ते हैं। लाइक स्ट्रिंग है या कभी कभी इसमें स्प्रिंग आएगी, कहीं रॉड आएगी, अदर एंड फिक्स्ड की जगह मूविंग किया जा सकता है, और इनिशियल पॉइंट आपका लोवेस्ट की बजाय कोई और भी पॉइंट हो सकता है। तो इसीलिए इनको हाईलाइट किया हुआ है कि ये वेरिएबल पॉइंट्स है। क्वेश्चन टू क्वेश्चन यहाँ पर चेंजेस आएंगे। ठीक है, मतलब जो यहाँ भी डिस्कस करेंगे वो इन 3 कंडीशंस पे कर रहे हैं, बट क्वेश्चन में अगर ये कंडीशंस बदल जाएंगी तो ऑब्वियसली आंसर सारे चेंज हो जाएंगे। पर उसी अकॉर्डिंग आप इसको ट्राई करके देखो कैसे आएगा। और रेजिस्टेंस वगैरह सब नेगलेक्ट किया गया इसमें। देखो मतलब वो एजम्पशंस हैं, देयर इज नो रेजिस्टेंस, एंड ऑब्वियसली ये भी मान के चल रहे हैं कि जो इनिशियल स्पीड है वो सफिशिएंट है फॉर द कंप्लीट सर्कल। इनिशियल स्पीड सफिशिएंट फॉर कंप्लीट सर्कल, ये मान के चल रहे हैं। हाँ मतलब उससे बड़ी है, जो मिनिमम स्पीड चाहिए होती है उससे ज्यादा है। वो एक अलग कंसेप्ट है, मिनिमम स्पीड को एक अलग रखो, आप उसको इसके साथ मिक्स मत करें। ठीक है, ये जनरल क्वेश्चन है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन का मतलब ये नहीं कि हर बार मिनिमम स्पीड वाला ही क्वेश्चन आएगा। अलग क्वेश्चंस भी आते हैं, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें। तो चलो ट्राई करो। फर्स्ट पार्ट में अगर टेंशन इन द स्ट्रिंग एट लोवेस्ट पॉइंट, आप लोग तब तक ट्राई करो। अभी कुछ लोगों ने भी ज्वाइन किया है, वो क्वेश्चन नोट कर ले जरा। भाई जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया है क्वेश्चन नोट करो जल्दी। ऑनलाइन स्टूडेंट क्वेश्चन नोट कर चुके हो तुम लोग? यस सर। ऑनलाइन में, हाँ जी ठीक है। यस सर। ओके ओके। हाँ तो अब बताओ भाई क्या करेंगे आप लोग? अच्छा आप लोग पहले बताओ फर्स्ट पार्ट में अगर इसको यू स्पीड दे रहे हो आप लोवेस्ट पॉइंट पर, तो इसके लिए तो न्यूटन लॉ लगाएंगे ना। भाई न्यूटन लॉ के हिसाब से जाओगे तो यहाँ पर एक टेंशन फोर्स वर्टिकली अपवर्ड, mg की फोर्स डाउनवर्ड, और क्योंकि ये सर्कुलर सर्कुलर पाथ होगा तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इस पॉइंट पर जो होगा वो टुवर्ड सेंटर दिखाओगे आप। तो अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेंटर की तरफ दिखाते हो, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, तो उस हिसाब से इक्वेशन बनेगी t माइनस एम जी, सर्कल वाली इक्वेशन, फोर्स टुवर्ड्स सेंटर t माइनस एम जी। ठीक है जी, क्या लिखेंगे इसको? t माइनस एम जी, जल्दी सुनाओ। इक्वेशन ऑफ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन t माइनस एम जी शुड बी m स्पीड एट दिस पॉइंट, यहाँ वाली स्पीड का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ, रेडियस मींस लेंथ। पहली इक्वेशन तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा, सिंपली एनएलएम लगाओ। अच्छा सॉरी, इसके लिए मास चाहिए, हाँ तो मास गिवन होगा, पार्टिकल यहाँ ऐड कर लो ऑफ मास एम, सॉरी पार्टिकल ऑफ मास एम। तो इसको एक एक कंसेप्ट ब्रेक करो आप, अगर टेंशन निकालना है तो आप सर्कुलर मोशन वाला लेक्चर एक बार जाकर के देख लो कि उसमें इक्वेशन कैसे बनाते थे। सेकंड पार्ट में स्पीड एट द टॉप पॉइंट, तो ये भी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में एक टॉपिक ये डिस्कस किया था कि वर्क एक्सटर्नल वाज चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी एंड माइनस रिकॉल करें वर्क बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव, ये रिलेशन था हमारा। तो अगर हम इसमें वैसे मान लेते हैं कि जो पार्टिकल स्ट्रिंग और अर्थ सिस्टम, मान लीजिए पार्टिकल स्ट्रिंग अर्थ सिस्टम, तो ये चीज जीरो हो गई, रेजिस्टेंस वगैरह कुछ है नहीं यहाँ पर, तो ये चीज भी जीरो हो गई।
तो मैकेनिकल एनर्जी में कोई चेंज आएगा नहीं, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करके स्पीड एट द टॉप मोस्ट पॉइंट निकालेंगे। मैं इसलिए इसको जनरलाइज कर रहा हूँ कि इन केस अगर मैं इस प्रॉब्लम में रेजिस्टेंस ऐड भी कर दूंगा तो भी आप यही वाली इक्वेशन लगा सकते हो भाई। तब उस केस में यहाँ पर माइनस साइन डब्ल्यू इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव और आ जाएगा। फिलहाल एनर्जी कंजर्व है इस क्वेश्चन में। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करके टॉप मोस्ट पॉइंट की स्पीड अगर v मान लेते हैं तो वो निकाल सकते हैं। ट्राई करें कितना हो जाए बोलिए। बॉटम पॉइंट पे हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू टॉप मोस्ट पॉइंट पे चले जाएंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर और प्लस यहाँ से 2l डिस्टेंस ऊपर जाएंगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू दिस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी मल्टीप्लाइड बाय दिस हाइट 2l। और उससे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ ऐसे इक्वेशन बनेगी एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से। हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू, देखो कुछ चीजें यार बोलेंगे, तुम खुद ही देख रहे हो बोर्ड जो है पूरा भरा हुआ है, इसके अंदर लिखेंगे तो उनको नहीं दिखता है। हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये समझ इक्वेशन समझ में आई वाली। तो इससे टॉप मोस्ट पॉइंट की स्पीड निकाल सकते हैं। सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट एक्चुअली ऐसा है जो लैंग्वेज की वजह से गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिएगा। कोई टफ नहीं है, बट क्या है कि लैंग्वेज की वजह से कभी कभी इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। चेंज इन स्पीड एंड द चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर 90 डिग्री टर्न। तो इसके लिए भी क्या करोगे, पहले आप 90 डिग्री टर्न मतलब ये वाला पॉइंट जो है हॉरिजॉन्टल वाला पॉइंट, पहले आप ये निकालोगे यहाँ पर क्या स्पीड आएगी। यहाँ पर अगर स्पीड वी डैश मान लेते तो फिर से ये वाली स्पीड 90 डिग्री के बाद वाली स्पीड जो आएगी एज्यूमिंग वी डैश है, तो फिर इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर एनर्जी कंजर्व करेंगे। निकालो इससे कितना आएगा वी डैश की वैल्यू, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से एट दिस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट। हाँ जी, हाँ करो 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 करो। यहाँ पर हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू एट दिस पॉइंट हाफ एम वी डैश स्क्वायर और प्लस बॉटम से ये कितनी हाइट ऊपर आएगा, ये वाला जो पॉइंट है, तो एल डिस्टेंस ऊपर, तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी एल हाफ एम वी डैश स्क्वायर प्लस एम जी एल इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर। वी डैश की वैल्यू मिल जाएगी आपको यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस जी एल माइनस 2 जी एल Yes, sir. माइनस 2 माइनस 2 वी डैश की वैल्यू। लिखिए यार, देखो इधर नीचे साइड लिख रहे हैं वी डैश रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2 जी एल ये आ रहा होगा, और ये जो v आया होगा यहाँ पर 4 जी एल आया होगा, तो रूट ऑफ यू स्क्वायर। नाउ चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड निकालें अगर, तो यहाँ पर हमारी स्पीड u है और यहाँ पर स्पीड v डैश है, तो चेंज इन स्पीड विल बी v डैश माइनस u। ये तो सिंपली आप माइनस करोगे बिकॉज स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी का चेंज निकालने के लिए उनकी वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ वाली स्पीड में से ये वाली स्पीड माइनस कर दीजिए, यानी कि चेंज इन स्पीड का जो आंसर बनेगा, चेंज इन स्पीड, इसके लिए आंसर आ जाएगा v डैश माइनस यू। v डैश की वैल्यू रख दीजिए वहां पर, लेकिन जो चेंज इन वेलोसिटी है वो इस तरीके से नहीं आएगी। ठीक, बस यही समझाने के लिए कि अगर क्वेश्चन में स्पीड में चेंज पूछा है तो दोनों स्पीड माइनस कर दो आप, लेकिन अगर चेंज इन वेलोसिटी पूछा है तो यहाँ पर वेक्टोरियली सब्ट्रैक्ट करो उसको, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वी डैश वाले वेक्टर में से ये वाला वेक्टर माइनस करेंगे और ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर वेक्टर्स, तो इनका जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो रिजल्टेंट जो वैल्यू आएगी वो रूट ऑफ वी डैश स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर आएगी। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर में पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी यहाँ पर। थोड़ा राइट साइड में जगह बना के लिख रहे हैं, देखो मतलब एक्चुअली क्या होगा, पहले आपका वी डैश वेक्टर हो गया और उस वेक्टर में से ये वाला वेक्टर जो हॉरिजॉन्टल यू था इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो याद करिए वेक्टर वाला, जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा जाता है उसको रिवर्स डायरेक्शन में इसके ऊपर ऐड कर देते हैं, तो ये आपका माइनस यू हो जाता है और ये चीज आपकी चेंज इन वेलोसिटी कहलाएगी।
तो इसका मॉडुलस पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आएगा। तो इसीलिए जो चेंज इन वेलोसिटी है इसका आंसर आपका आएगा रूट ऑफ वी डैश स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। ठीक है, बस ये हाईलाइट करने के लिए क्वेश्चन लिखा था। मतलब पेपर्स में हम लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है कि दोनों मतलब स्टूडेंट इनको और इनको बिल्कुल एक जैसा मानते हैं, जबकि डिफरेंस है इनमें। स्पीड का चेंज मतलब सिंपली फाइनल स्पीड में से इनिशियल स्पीड माइनस करिए, डायरेक्शन का कोई काम नहीं है वहां पर। चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट पार्ट है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज होगा वहां पे। नेक्स्ट पार्ट, टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन फोर्स। तो टॉप मोस्ट पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम चाहिए होगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पर एक टेंशन की फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगी, एमजी की फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगी, और ये दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सर्कल के सेंटर की तरफ। तो ये दोनों सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएंगे, यानी कि टी प्लस एम जी टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए। फॉर टॉप मोस्ट पॉइंट टी प्लस एम जी विल बी इक्वल टू एम बाई एल। एक चीज और ध्यान रखना है कि न्यूटन लॉ और फ्री बॉडी डायग्राम ये सब कुछ इंस्टेंटेनियस होते हैं। तो जिस मोमेंट पर आप ये डायग्राम देख रहे हो उस मोमेंट की स्पीड चाहिए होगी आपको। न्यूटन लॉ इंस्टेंटेनियस लॉ कहलाता है आपका। मतलब अगर आप टॉप मोस्ट पॉइंट पर फोर्सेस देख रहे हो तो स्पीड भी फिर टॉप मोस्ट पॉइंट वाले देखेंगे, और वो हम लोगों ने सेकंड पार्ट में निकाला था उसकी वैल्यू। तो ये एम बाई एल और स्क्वायर ऑफ द स्पीड एट टॉप मोस्ट पॉइंट, स्क्वायर ऑफ स्पीड एट टॉप मोस्ट पॉइंट की वैल्यू मिल जाएगी आपको यू स्क्वायर माइनस 4 GL। ये भी एक पॉइंट है जहां पर लोग गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, मिस्टेक क्या करते हैं कि जो बॉटम वाली स्पीड है यही वाली स्पीड यूज कर लेते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट पर। तो इसका एक सीधा सा आंसर ध्यान रखना है, इंस्टेंटेनियस लॉ है। मतलब अगर आप हॉरिजॉन्टल वाले पॉइंट पर न्यूटन लॉ लगाओगे तो यहाँ की स्पीड चाहिए होगी, इस पॉइंट पर लगाएंगे तो यहाँ वाली स्पीड चाहिए होगी। जिस पॉइंट पर इक्वेशन लिख रहे हैं उस पॉइंट की स्पीड, और वो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे। नेक्स्ट पार्ट, एक्सेलरेशन आफ्टर 30 एंड 90 डिग्री टर्न। 30 डिग्री और 90 डिग्री घूमने के बाद इस पार्टिकल में क्या एक्सेलरेशन आएगी। इस कंसेप्ट के लिए सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स वाला लेक्चर याद करो। सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स, सर्कुलर मोशन में कितने टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, तो वो लेक्चर याद करिए, बस उसी से रिलेटेड है ये। सर्कल के अंदर एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स बताए जाते हैं, एक सेंट्रीपिटल और एक, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन स्पीड पे डिपेंड करता है वी स्क्वायर बाई आर। जरा हम 90 डिग्री वाले की पहले बात कर रहे हैं, 90 डिग्री वाले पॉइंट पर अगर आपसे कहा जाए कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है और क्या डायरेक्शन होगी उसकी, यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा और कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो डायरेक्शन क्लियर है उसका कि डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर बनेगा। तो 90 डिग्री वाले पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी टुवर्ड सेंटर, एंड द वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी अगेन इंस्टेंटेनियस। तो यहाँ वाली स्पीड चाहिए होगी वी डैश स्क्वायर बाई एल। नहीं अभी तो ये ऐसे हो रहा है, लेकिन पेपर में यही सब गलतियां कर देते हैं हम लोग। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये बताइए जब ये पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा तो इसकी स्पीड बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी। तो कम हो तो रही होगी। टेंजेंशियल कम हो रही एक्सेलरेशन होगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन, हाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन में दिखाएं या उसके अपोजिट दिखाएं, तो ये अपोजिट। लॉजिक समझो आप। अपवर्ड जर्नी होगी जहां पर स्पीड कम हो रही होगी, तो वहां पर जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिखाएंगे आप। और ये कैसे निकालेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू, सेंट्रीपिटल निकालने के लिए तो आपको वी स्क्वायर बाई आर चाहिए, और वी निकालने के लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। टेंजेंशियल वाला निकालने के लिए एक तरीका होता है डीवी बाई डी, मतलब वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और दूसरा तरीका आप न्यूटन लॉ यूज कर सकते हो कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाय मास, और इस पॉइंट पर कौन सा फोर्स टेंजेंट की तरफ काम कर रहा होगा। तो अगर यहाँ पर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो टेंशन वाली फोर्स सेंटर की तरफ होगी, एमजी वाली डाउनवर्ड होगी। उन दोनों में से टेंजेंशियल डायरेक्शन में कौन सी है, एमजी, तो एमजी बाई एम जी। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट दिस पॉइंट वो हो गया जी के बराबर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया वी डैश स्क्वायर बाई एल। वी डैश हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और फिर इन दोनों का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉस, वो इस पॉइंट की टोटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बनेगी जो कुछ इस तरफ आएगी।
तो रिकॉल करिए, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। एक्सेलरेशन की जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी वो सेंटर की तरफ नहीं आएगी, सिर्फ सेंट्रीपिटल वाला पार्ट सेंटर की तरफ होगा, बट नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन थोड़े से एंगल पर जाएगा, तो ड्यू टू दिस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यूसीएम नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर, अगर यूसीएम होता फिर तो स्पीड सभी पॉइंट्स पर एक जैसी होती। तो अब इसको बताओ क्या आंसर आएगा इसके। आ रहा समझ में आ रही है? ये देखो जनरल क्वेश्चन लिए मैंने अभी, वो मिनिमम स्पीड वाला जो टॉपिक है वो बाद में देखिए। जनरल पॉइंट्स मतलब जो गलतियां होती है कि भाई चेंज इन स्पीड पूछा हो, चाहे ज्यादातर मिस्टेक तो यहाँ पर होती है। चेंज इन वेलोसिटी पूछा है तो लोगों के दिमाग से ये निकल जाता है कि हमें उसको वेक्टोरियली करना है, वो सीधा सीधा सेपरेट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए कि लोवेस्ट पॉइंट और टॉप मोस्ट पॉइंट के बीच में चेंज इन वेलोसिटी क्या है, लोवेस्ट पॉइंट और टॉप मोस्ट पॉइंट के बीच चेंज इन वेलोसिटी, तो क्या लिखेंगे इसको? v माइनस यू या फिर v प्लस यू? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर के हिसाब से प्लस यू, तो माइनस प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि वेक्टर को जब इस वेक्टर में से ये वाला वेक्टर माइनस करना है तो जिसको माइनस कर रहे हैं उसका रिवर्स करो पहले, रिवर्स होने के बाद ये इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन द लोवेस्ट एंड टॉप मोस्ट पॉइंट, उसका आंसर आएगा v प्लस यू। चेंज इन स्पीड पूछ रहे हैं तो उसमें डायरेक्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिंपली v में से u करिए, वो अलग अलग आंसर आएंगे जी। एक तो ये कंसेप्ट जहां मिस्टेक होती है, दूसरा कंसेप्ट एक्सेलरेशन में, क्योंकि ज्यादातर लोगों के माइंड में यही होता है कि एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ आएगी। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन थोड़ा डिफरेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर टेंजेंशियल फोर्सेस हैं, याद रहेगा ये चीज। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को निकालने के लिए आपको एनएलएम की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम स्पीड से निकालते हैं, और स्पीड के लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आप न्यूटन लॉ से लाओगे, फोर्स अलोंग टेंजेंट डिवाइडेड बाय द मास, जो कि 90 डिग्री वाले केस में इक्वल टू ग्रेविटी आ रहा है, एंड टोटल एक्सेलरेशन एट दिस पॉइंट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। क्लियर हुआ चीज? अब जरा 30 डिग्री वाले पे ट्राई करिए, 30 डिग्री वाले एंगल पर कैसे करेंगे इसको। तो दोनों सॉल्यूशंस को 90 डिग्री कंपोनेंट्स पे ब्रेक करेंगे। हाँ जी, मतलब देखो अब मैं एक क्वेश्चन हटा दे रहा है, क्वेश्चन हम लोगों ने सारे कर लिए हैं, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पहले आपको एक काम करना होगा, 30 डिग्री वाले एंगल पर जाने पर पहले आप इसकी स्पीड निकालो। क्या प्रोसेस लगाएंगे इसके लिए? स्पीड, तो उसका फिक्स रूल है कि एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, उससे v निकालो, जिसकी इक्वेशन ये बनेगी, लोएस्ट पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, 30 डिग्री एंगल के बाद वाली काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस वो 30 डिग्री डिफ्लेक्ट होने के बाद कितनी हाइट होगी हमारे पास, हाइट, तो ये वाली हाइट कैलकुलेट करनी है आपको h, और ये अगर हम उससे निकालेंगे ना ट्रिग्नोमेट्री से कि ये पूरा l होगा, L माइनस L और ये लेंथ भी l होगी। 3/2। हाँ, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये लेंथ आपकी l cos थीटा बन जाती है, l cos 30, तो वो सब हाइट कैलकुलेट हो जाती है l माइनस l cos 30। तो पोटेंशियल एनर्जी mg और l माइनस l cos 30, l रूट 3/2। टफ नहीं है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इसमें मोस्टली तो एनर्जी कंजर्वेशन लगता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। और सेकंड आपकी ये न्यूटन लॉ वाली इक्वेशन जो सेंट्रीपिटल फोर्स वाली इक्वेशन होती है। पर ध्यान बस ये रखा ना करो, दो तीन चीजों को बस ध्यान रख लीजिए, वो ये कि जिस पॉइंट पर आप न्यूटन लॉ की इक्वेशन लिख रहे हो स्पीड भी मुझे उसी पॉइंट की यूज करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कर सकते कि हम एनएलएम लगा रहे हैं 90 डिग्री वाले पॉइंट पर और स्पीड यूज कर रहे हैं बॉटम वाले पॉइंट का, वो गलत है। ठीक है, जाने कैसे? यस सर। जी, तो यहाँ पर v तो आ जाएगा। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं।
सेम रूल है, बिकॉज सर्कुलर मोशन है तो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स, एक डायरेक्शन सेंटर की तरफ, ये हो गया सेंट्रीपिटल, उसके लिए v स्क्वायर बाई आर चाहिए, v हम लोगों ने यहाँ से कैलकुलेट किया। दूसरा टेंजेंशियल, उसमें बस ये देखा करो कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपको वेलोसिटी वाली डायरेक्शन में दिखाना है या वेलोसिटी वाली डायरेक्शन के अपोजिट दिखाना है। तो ये डिपेंड करता है स्पीड बढ़ेगी या कम होगी, और ये ऑब्वियस है कि ऊपर जाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगी। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन बनेगी वो सर्किल की टेंजेंट के अलाउंग, लेकिन वेलोसिटी के अपोजिट, ये डायरेक्शन हो गई टेंजेंशियल। और इसको कैलकुलेट करने के लिए न्यूटन लॉ लगाओ। इस यहाँ पर जो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा उसमें कौन सा फोर्स टेंजेंट की तरफ आएगा, तो हाँ फिर से उसको अलग से दिखा देते हैं। जी साइन थीटा। एक टेंशन वाली फोर्स आएगी, एक mg वाली आएगी। टेंजेंट की तरफ इसमें से कौन सा फोर्स आएगा, तो ऑब्वियसली mg का कंपोनेंट आएगा इस तरफ। और अगर हम वर्टिकल से थीटा एंगल पर है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो mg का कंपोनेंट जो टेंजेंट की तरफ आएगा वो होगा mg साइन थीटा। तो यहाँ पर mg साइन थीटा, फोर्स अलोंग टेंजेंट बाय मास g साइन थीटा आंसर आ जाएगा। थीटा इज 30 डिग्री, तो g साइन 30 डिग्री यानी g/2। g/2 यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अरे यार सभी को समझ में, जितने लोग बैठे हो तो पक्का ना? यस सर। जी ठीक है। अच्छा मैं इसको भी हाईलाइट कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में आप पार्टिकल को भी हाईलाइट कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में इस क्वेश्चन में पार्टिकल हट जाएगा और इसकी जगह स्फीयर आ जाएगा, रिंग आ जाएगा, डिस्क आ जाएगी, वो आपका रोलिंग मोशन में चला जाएगा। सेम आर्टिकल रोलिंग मोशन में भी है, सब कुछ एज इट इज चलता है, कुछ कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ यहाँ पर पार्टिकल की जगह आप डिस्क यूज कर लोगे। तो फिर उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ जिनका थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, उनको भी सेम काम करना हो, प्रोसेस बिल्कुल एक जैसा रहेगा, बट सिर्फ फर्क क्या पड़ जाएगा, अगर यहाँ पर हम डिस्क यूज कर रहे होते या रिंग यूज कर रहे होते या स्फीयर यूज कर रहे होते, तो काइनेटिक एनर्जी में एक और टर्म ऐड हो जाती, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा और वी में रिलेशन बन जाता है रोलिंग विदाउट सेटिंग के केस में, वी इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, जो रिपीट कर रहे हो, जिनका पढ़ा हुआ है, वो इस पॉइंट को यहीं पर ध्यान दे दें। बढ़े आगे हम। टोटल एक्सेलरेशन बताओ कैसे निकालेंगे, ये तो अलग अलग निकाले। ठीक, तो रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को निकालने के लिए हमें स्पीड निकालनी पड़ती है, और स्पीड को निकालने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को निकालने के लिए हमें टेंजेंशियल फोर्स चाहिए और डिवाइडेड बाय मास, और टोटल एक्सेलरेशन इन दोनों का रिजल्टेंट रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। अब जरा एक ऐसे ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बताना, जस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन। लोएस्ट पॉइंट पर, मतलब इसको पॉइंट 1 कर दीजिए, और इधर हॉरिजॉन्टल पॉइंट 2 कर लेते हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट को 3 कर देते हैं, इस लेफ्ट साइड वाले पॉइंट को 4 कर लीजिए, इन बिटवीन यहाँ पर पॉइंट नंबर 5, 6, 7, 8। विदाउट कैलकुलेशन आप मुझे ये बताओ कि पॉइंट 1 पर एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में होगा, विदाउट कैलकुलेशन एक्सेलरेशन एट पॉइंट 1, और वो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल फॉर्म में होगी, टेंजेंशियल फॉर्म में होगी, या दोनों ही फॉर्म में होगी। पॉइंट 1, अगर पीछे का सुना हुआ स्टेटमेंट ध्यान सुनो, मैं फिर बोल रहा हूँ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए आपको टेंजेंशियल फोर्स चाहिए, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए स्पीड चाहिए। अब बताओ पॉइंट 1 पर इमेजिन करो कि पॉइंट 1 पर जो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, पॉइंट 1 के फ्री बॉडी डायग्राम में क्या कोई ऐसी फोर्स होगी जो सर्किल के टेंजेंट पे जाएगी? नो देखो सर। दो ही फोर्स दिखाओगे, टेंशन और mg। हाँ जी, तो टेंशन वर्टिकली अपवर्ड, mg डाउनवर्ड, इन दोनों में से किसी भी फोर्स का डायरेक्शन या फिर उसका कंपोनेंट टेंजेंट पर तो जाएगा नहीं। तो पॉइंट 1 पर टेंजेंशियली कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी, जो भी एक्सेलरेशन होगी वो
सेंट्रीपिटल होगी, और इसलिए टोटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आप सेंटर की तरफ। पॉइंट 2 पर देखिए जरा, टोटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर दिखाओगे आप? इसमें सेंट्रीपिटल भी होगा। देखिए सेंट्रीपिटल तो हर जगह होगा, सेंट्रीपिटल क्योंकि स्पीड सब जगह है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सर्कल के सभी पॉइंट्स पर होगी। कौन से वो पॉइंट्स है जहां पर टेंजेंशियली कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगी? क्योंकि यहाँ पर जो फ्री बॉडी डायग्राम बनेंगे उनमें टेंजेंशियल फोर्स नहीं आएगी। तो पॉइंट नंबर 3 इज अ पॉइंट वेयर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 0 एंड पॉइंट नंबर 1 इज अ पॉइंट वेयर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 0। इसके अलावा सब जगह पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी। पॉइंट 2 पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस तरफ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपवर्ड दिखाओगे या डाउनवर्ड दिखाओगे? डाउनवर्ड दिखाओगे। तो टोटल एक्सेलरेशन कुछ ऐसे दिखाएंगे। पॉइंट नंबर 5 पर अगर मैं पॉइंट 5 को सेंटर से ज्वाइन करूं वर्चुअली, तो आप मुझे सिर्फ ये बताओ, इस लाइन से राइट साइड पर टोटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दिखाना है या इस लाइन से लेफ्ट साइड पर टोटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन? क्यों? टेंजेंशियली इधर जाएंगे, सेंट्रीपिटल इधर जाएंगे, रिजल्टेंट को इमेजिन करेंगे तो कुछ इस तरफ डायरेक्शन आएगी पॉइंट नंबर 5 पर। पॉइंट नंबर 6 को बताइए, अगर 6 को सेंटर से मिलाएं तो इस लाइन से हम किधर की तरफ टोटल एक्सेलरेशन दिखाएं? 6 से 2 वाले की तरफ या 6 से 3 वाले की तरफ? इससे 2 3 वाले वाली की तरफ। देखो उधर कुछ लोग ऑनलाइन में 3 बोल रहे हैं, बच्चा ध्यान से। सेंट्रीपिटल तो सेंटर की तरफ हो गया, टेंजेंशियल वाला इधर जाएगा, तो रिजल्टेंट कुछ ऐसे दिखाएगा ना, टुवर्ड्स 2, मतलब 6 और 2 के बीच में उसकी डायरेक्शन जाएगी कुछ। पॉइंट 3 पर टेंजेंशियली कुछ नहीं है, तो टोटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ। पॉइंट नंबर 7 पे देखिए जरा, अगर इसको सेंटर से मिलाएं तो इसके में टोटल एक्सेलरेशन 7 से 3 वाले स्पेस में दिखाओगे या 7 से 4 वाली स्पेस में दिखाओगे? 4 वाली इससे space। 4 में 4 वाले में। अगेन सेंट्रीपिटल विल बी टुवर्ड सेंटर, बट आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर स्पीड बढ़ने वाला केस आ रहा है, तो यहाँ पर जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा नीचे ही जा सकता है क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स ग्रेविटी से आ रही है, तो ग्रेविटी की फोर्स का कभी भी कंपोनेंट ऊपर नहीं हो सकता। समझ पाए आप? आपको टेंजेंशियली डाउन दिखा रहा है हमेशा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी ऑलवेज टेंजेंशियली डाउनवर्ड, वो टेंजेंशियली ऊपर हो ही नहीं सकता कभी। रीजन बिकॉज टेंशन फोर्स का डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ रहेगा, टेंजेंशियल फोर्स mg के कंपोनेंट से आएगी, और क्या कोई ऐसी सिचुएशन होगी जहां पर mg का कंपोनेंट कुछ ऐसे लग जाए ऊपर की साइड? हो ही नहीं सकता अंटिल की ग्रेविटी की डायरेक्शन में ऊपर हो जाए। तो टेंजेंशियली डाउनवर्ड, इधर भी टेंजेंशियली डाउन दिखा रहे हो, इधर भी टेंजेंशियली डाउन दिखा रहे हो। क्लियर है? टोटल सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियली डाउन का रिजल्टेंट कुछ इस साइड दिखाएंगे। 7 नंबर पॉइंट की एक्सेलरेशन। पॉइंट नंबर 4 की एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियली डाउन, टेंजेंशियली डाउन रहेंगे हमेशा, और ये सेंट्रीपिटल कुछ इस तरफ 4 हो गया। पॉइंट नंबर 8 सेंटर टेंजेंशियली डाउन, रिजल्टेंट कुछ इधर आएगा। इससे क्या होता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमें बिना कैलकुलेशन के ही ऑप्शन मिल जाते हैं, मतलब ऑप्शंस देखने में ऐसा लगता है ना, कभी कभी हमको कैलकुलेट करना ही नहीं पड़ता है, डायरेक्शन के लॉजिक लगा करके ही हम अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो वैसे 2 स्टेटमेंट ध्यान रखना है, टेंजेंशियली डाउन और सेंटर की तरफ का रिजल्टेंट चाहिए। और अब इसी से देखो ना, आप टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंजेंशियली डाउन कैसे जाओगे? है कोई डायरेक्शन? टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंजेंट बनाएंगे तो डाउन जाएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट का टेंजेंट हॉरिजॉन्टल। अब जीरो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फिजिकल उसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या निकलता है?
दो पॉइंट्स हैं जहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है, उसका मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस लाएगा, एक मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस और एक फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो मैथ के हिसाब से चलेगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की एक और डेफिनेशन है, एक तो ये टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाय मास है, ये न्यूटन लॉ के हिसाब से होगा, बट एक इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन भी है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मैथमेटिकली डिफाइंड है डी बाई डी टी ऑफ वी, स्पीड, वेलोसिटी नहीं। काइनेमेटिक्स के लेक्चर में जाओगे फिर से क्लियर हो जाएगा। अगर आपने ऊपर एरो लगा दिया यहाँ पर तो फिर ये नेट एक्सेलरेशन बन जाएगा, और अगर एरो हटा देते हो आप, यानी कि सिर्फ स्पीड रखते हो, डेरिवेटिव ऑफ स्पीड, नाउ इट बिकम्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये काइनेमेटिक्स में डिफरेंस क्लियर कर चुके हैं। यस सर। जी, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ जीरो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, देखिए ये पार्ट फिजिक्स का है बिकॉज न्यूटन लॉ है, और ये पार्ट मैथ्स का है। तो मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से जीरो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, और फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मतलब है। तो फिजिक्स का मतलब तो ये हो गया कि जीरो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब जीरो टेंजेंशियल फोर्स हो गया, बट मैथमेटिकली जीरो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब या तो v की वैल्यू मैक्सिमम है या तो v की वैल्यू मिनिमम। कैलकुलस में जाओगे तो मैक्सिमम मिनिमम, तो इनमें से एक पॉइंट ऐसा होगा जो मिनिमम स्पीड का पॉइंट होगा, और एक पॉइंट ऐसा होगा जो मैक्सिमम, और वो आप खुद भी सोच सकते हो कि मैक्सिमम मिनिमम स्पीड कौन से है, कहाँ पर स्पीड ज्यादा होगी। एनर्जी कंजर्व करके देख लो, 1, क्योंकि यहाँ पर सारी एनर्जी काइनेटिक के फॉर्म में है, और यहाँ पर वो एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल में डिवाइड हो जाएगी, तो काइनेटिक वाला पार्ट कम हो जाएगा, यानी स्पीड यहाँ पर लो होगी। तो 0.1 इज द मैक्सिमम स्पीड एंड 0.3 इज द लोएस्ट स्पीड। दैट इज द सेकंड मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ जीरो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जिस पॉइंट पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है, अब ये क्रिटिकल पॉइंट बोल रहा हूँ आपसे, जहां पर, एक मिनट को यार, दोनों को मिलाओ, मैथ और फिजिक्स को मिलाओ पहले। जीरो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उन पॉइंट्स पर होगा जहां पर टेंजेंशियली कोई फोर्स नहीं होगी, ठीक है, और उस पर मैथमेटिकली क्या होगा, या तो स्पीड मिनिमम होगी या तो स्पीड मैक्सिमम होगी। और ये कैसे पता लगाएंगे मिनिमम कहाँ और मैक्सिमम कहाँ। एनर्जी, एनर्जी जहां पर सारी एनर्जी काइनेटिक के फॉर्म में है, वहां पर मैक्सिमम स्पीड है, और वो हमारा बॉटम मोस्ट पॉइंट हो जाएगा। ये जो डिस्कशन कर रहे हैं ये उस पार्ट के लिए कर रहा हूँ जो आने वाला टॉपिक है, मिनिमम स्पीड ऑफ कंप्लीट सर्कुलर मोशन, उस टॉपिक के लिए डिस्कस हो रहा है ये। और जहां पर मिनिमम स्पीड वाला पॉइंट है वो आपके लिए कहलाता है क्रिटिकल पॉइंट। तो इस केस में क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, 3.3 इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। फिर से कौन से पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट कह रहे हैं, उस क्रिटिकल पॉइंट, उस पॉइंट को बोल रहे हो जहां पर एक तो जीरो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो, मतलब कि जीरो टेंजेंशियल फोर्स हो, और दूसरा वहां पर स्पीड जो है वो मिनिमम हो, क्योंकि जीरो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दो पॉइंट्स पर है जाने के, तो उनमें से जहां पर लो स्पीड है वो पॉइंट आप क्रिटिकल स्पीड कह रहे हो, बिकॉज यही वो पॉइंट होता है जहां पर सर्कुलर मोशन फेल करने के चांसेस सबसे ज्यादा है। हाँ, यहाँ पर सर्कल के फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर हम इस क्रिटिकल पॉइंट पर सर्कुलर मोशन को सस्टेन करेंगे, सुनिएगा, क्रिटिकल पॉइंट पर सर्कुलर मोशन अगर सस्टेन हो गया हमारा, तो फिर पूरा सर्कल सस्टेन रहेगा। तो जो वो वाले क्वेश्चन है ना कि फाइंड द मिनिमम स्पीड टू कंप्लीट द सर्कुलर मोशन, उसका लॉजिक ये रहेगा सस्टेनेबिलिटी ऑफ सर्कल एट द क्रिटिकल पॉइंट। अब उसके बारे में आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट रहेगा भाई, ध्यान रखना, क्रिटिकल पॉइंट पर अगर सर्कुलर मोशन सस्टेन कर गए देन पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। और क्या रीजंस हो सकते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट पर सर्कुलर मोशन सस्टेन ना कर पाए, क्या रीजंस हो सकते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट पर सर्कल ना हो पाए, कितनी कम, रूट 5 को भूल जाओ, रूट 5 एक आंसर है यार, रूट 5 GL एक आंसर है, मैंने इसीलिए कहा ना
क्योंकि वो चीजें बदलती है कि यहाँ पर आप स्ट्रिंग यूज कर रहे हो या फिर एक रॉड यूज कर रहे हो या फिर स्प्रिंग यूज कर रहे हो, मटेरियल मतलब मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हो। फिर ये इस पे भी डिपेंड करता है कि स्प्रिंग का दूसरा वाला पॉइंट फिक्स्ड है या ये पॉइंट खुद एक्सेलरेट कर रहा है, ये पॉइंट खुद मूव कर रहा है, यहाँ पर वेरिएशन। फिर ये भी हो सकता है कि सर्कुलर मोशन आपने लोवेस्ट पॉइंट से स्टार्ट किया था या किसी और पॉइंट से स्टार्ट किया था, इसलिए √5GL को याद ना रखो आप। क्रिटिकल पॉइंट का केस समझ में आया आपको? ठीक है, आगे आते हैं। समझ आया नहीं होगा फिर बोलो, क्योंकि हल्के में ले रहे हो इसे। क्रिटिकल पॉइंट में फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, वो पॉइंट जहां पर टेंजेंशियली कोई फोर्स ना हो और स्पीड मिनिमम हो। कर रहे बच्चे, 1 मिनट। उस पॉइंट पर अगर हमने सर्कुलर मोशन सस्टेन कर लिया अपना, देन पूरा सस्टेन हो जाएगा। तो अब उस टॉपिक की तरफ आओ, मिनिमम स्पीड टू कंप्लीट सर्कल। ऑब्जेक्टिव रूल क्या है यार? ऑब्जेक्टिव रूल इसका क्या बन रहा है, फिर से बोलना। सस्टेन करना है हमको, सस्टेन सर्कुलर मोशन एट अ क्रिटिकल पॉइंट। बस ये लॉजिक दिमाग में रखिए। सस्टेन द सर्कुलर मोशन एट क्रिटिकल पॉइंट। स्टार्ट करें, चलिए। और क्रिटिकल पॉइंट की लोकेशन इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी कि सर्कुलर मोशन की बिगिनिंग कहाँ से हो रही है। फॉर एग्जांपल देखो, अगर हम एल लेंथ की स्ट्रिंग का सर्कुलर मोशन बिगिन करें, स्टार्ट करें बॉटम मोस्ट पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट बॉटम है। हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं कि इसको हम स्टार्ट करें फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल पॉइंट, यहाँ पर कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे और यहाँ से स्टार्ट करके सर्कल पूरा करें, कर सकते हैं ना। स्टार्टिंग लोकेशन इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग लोकेशन आपकी कौन सी है, ये क्वेश्चन में कायदे से पढ़ना। √5GL के चक्कर में गड़बड़ ये हो जाती है। √5GL एक आंसर है, बट वो आंसर तब है जब आपने सर्कुलर मोशन की बिगिनिंग बॉटम से की होगी। अगर हॉरिजॉन्टल से की होगी तो कुछ और आंसर आएगी। हम किसी और लोकेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि हम सर्कुलर मोशन टॉप मोस्ट पॉइंट से ही स्टार्ट करें, यही आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो। मे बी ये पॉइंट आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये पॉइंट स्टार्ट कर रहे हो आप। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप स्टार्ट कहीं से भी करोगे, क्रिटिकल पॉइंट की लोकेशन तो वही रहनी है, वो टॉप मोस्ट पॉइंट ही है। तो इस केस में भी आपका टॉप मोस्ट पॉइंट जो आएगा वही क्रिटिकल पॉइंट है। CRPT मतलब क्रिटिकल पॉइंट। यहां से स्टार्ट करेंगे तो भी आपका टॉप मोस्ट पॉइंट क्रिटिकल है, और टॉप मोस्ट पॉइंट से स्टार्ट करें तो भी यही पॉइंट आपका क्रिटिकल पॉइंट है। सर्कल स्टार्ट करने की लोकेशन हम अलग अलग कर सकते हैं, बट क्रिटिकल पॉइंट की लोकेशन तो फिजिक्स से रिलेटेड है आपका, वो हमारी आपकी चॉइस पे तो है नहीं। तो हमें क्या करना है, चाहे आप जहां मर्जी से स्टार्ट करो, ठीक बोले। अगर मैं इस पॉइंट पर सर्कुलर मोशन सस्टेन कर जाता हूं तो फिर कंप्लीट सर्कुलर मोशन हो जाएगी। और यहाँ पर सर्कुलर मोशन सस्टेन करने का मतलब क्या हुआ, स्ट्रिंग स्लैक ना करे। अगर हम स्ट्रिंग को यहाँ पर स्लैक करने से अवॉइड कर दें, मतलब किसी तरीके से ये इंश्योर कर दें कि यहाँ पर स्ट्रिंग लूज नहीं होगी, तो क्रिटिकल कंडीशन में हम यहाँ पर टेंशन फोर्स की क्या वैल्यू मान लेंगे। क्रिटिकल केस, क्रिटिकल पॉइंट मतलब क्रिटिकल, क्रिटिकल मतलब बिल्कुल बस स्ट्रिंग लूज होने वाली है। तो वहां पर अगर स्ट्रिंग लूज हो जाती, मान लीजिए स्ट्रिंग स्लैक कर जाती, लूज हो जाती, तो वहां पर टेंशन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती, 0। क्रिटिकल पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू 0। यहाँ पर भी आप क्या करोगे, क्रिटिकल पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू 0। यहाँ पर भी क्या करोगे, क्रिटिकल पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू 0।
मतलब 0 से हल्का ज्यादा होगा। क्रिटिकल का मतलब क्या होगा कि बॉर्डर लाइन केस हो गया। 0 पे हम सॉल्व करेंगे, हम क्या कहेंगे, 0 से स्लाइटली ज्यादा होना चाहिए। अब वो स्लाइट वर्ड की कोई डेफिनेशन नहीं है एक्चुअली मैथ्स में। अगर हम कह दें कि टेंशन 0 से स्लाइटली ज्यादा है, तो स्लाइट को आप नंबर्स में कैसे लाओगे? समझ पा रहे इसको? बिकॉज 0 प्लस टेंशन की वैल्यू 0 प्लस 10 टू द पावर -60 कर दो आप, तो ये 0 से ज्यादा हो गया। लेकिन इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते समय आप 10 टू द पावर -60 को इग्नोर करेंगे। तो मैथमेटिकल सोल्यूशन में क्या करोगे आप, क्रिटिकल पॉइंट की टेंशन फोर्स को इक्वल टू 0। अब जब यहाँ पर टेंशन 0 हो जाएगी तो ग्रेविटी की फोर्स बचेगी आपके पास। हाँ, मतलब क्या डाउट बताओ, क्या है डाउट, क्या है? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं ना कि यहाँ पर हम पहले ये हम वो वाला केस सॉल्व करेंगे जिसमें यहाँ पर टेंशन फोर्स 0 आएगा, फिर हम उससे आगे बढ़ने वाला केस करेंगे। बात समझ लो, अभी रुक जाओ। आप ऐसे बताओ, अगर क्रिटिकल पॉइंट पर टेंशन फोर्स की वैल्यू 0 हो गई एंड उसके बाद भी आपका सर्कुलर मोशन हो रहा है, सस्टेन सर्कुलर मोशन एट क्रिटिकल पॉइंट का क्या मतलब हुआ कि इवन इफ टेंशन बिकम्स 0 द पार्टिकल इज गोइंग ऑन द सर्कल। समझ पा रहे हो आप? ये तो सस्टेन करने का क्या मतलब है। क्रिटिकल कंडीशन में सस्टेन कर जाने का क्या मतलब है कि जहां पर सबसे ज्यादा चांस इस बात के थे कि सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता, वहां पर भी अगर आप सर्कुलर मोशन कर रहे हो तो फिर तो हमेशा करोगे। तो यहां पर हमने क्या मान लिया कि टेंशन फोर्स 0 है। भाई ग्रेविटी को तो हम 0 कर नहीं सकते, वो फंडामेंटल फोर्स है, तो उसको वो तो हमारे हाथ में है नहीं कि एम को 0 कर दे। तो हमारे हाथ में कौन सी फोर्स 0 करने वाली है? टेंशन फोर्स, बिकॉज ग्रेविटी एक नेचुरल फोर्स है, वो हमेशा रहेगी। तो हमने क्या किया है, क्रिटिकल पॉइंट पर टेंशन फोर्स पे वैल्यू 0 मान ली और साथ में ये मान लिया कि विदाउट टेंशन फोर्स द पार्टिकल इज मूविंग ऑन सर्कल, ये मान लिया है। अब भाई समझ। तो अगर बिना टेंशन फोर्स के भी अगर हम सर्कुलर मोशन कर रहे हैं और वो ग्रेविटी की वजह से कर रहे हैं, तो क्या स्पीड होनी चाहिए यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट पर? वो कौन सी स्पीड होनी चाहिए क्रिटिकल पॉइंट पर जहां पर आप ग्रेविटी की फोर्स की वजह से सर्किल में मूव कर सकते हो? तो न्यूटन लॉ के हिसाब से अगर हम किसी भी फोर्स की वजह से सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो वो फोर्स आपका सेंट्रीपिटल होना चाहिए। तो अगर पार्टिकल विदाउट टेंशन फोर्स ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेविटी is moving on a circle, then that force of gravity mg किसके बराबर होना चाहिए? वो should be m by l और इस पॉइंट की स्पीड इससे निकाल सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट पर क्या स्पीड आएगी, √gl। बस ये लॉजिक समझो आप इसका। ये जो लाइन लिखी है ना, इस लाइन को समझना पड़ेगा, ये खाली मतलब कॉपी करने के लिए नहीं है। सस्टेन सर्कुलर मोशन एट क्रिटिकल पॉइंट, बस हो गया। तो ये एक सिंगल लाइन रहेगी और सिंगल लाइन ध्यान रखो ना, आपको मल्टीपल आंसर याद थोड़ी करने। भाई हमारे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें सर्कल कंप्लीट करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्कुलर मोशन चाहिए ना, तो हो तो रहा है सर्कुलर मोशन, क्या दिक्कत है? ये कहाँ लिखा हुआ है कि सर्कुलर मोशन करने के लिए स्ट्रिंग को टाइट होना जरूरी है? हमने रेडियस क्या रखी हुई है, एल, और फोर्स कौन सा यूज किया है, ग्रेविटी। तो इवन अगर स्ट्रिंग स्लैग भी कर जाए या टूट भी जाए तो भी इस पॉइंट पर मोशन कैसा हो, सर्कुलर हो जाएगा। और अगर यहाँ पर सर्कुलर मोशन सस्टेन कर लिया तो इस बात की श्योरिटी है कि अब आगे कहीं पर भी सर्कुलर मोशन डिस्टर्ब नहीं हो सकता। मतलब टूटने का एक नाम जस्ट लिया है, वैसे तो टूट जाएगा तो उसका मतलब तो इसके बाद तो प्रोजेक्ट हो जाएगी। टूटने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि टेंशन फोर्स 0 हो जाए, मान लीजिए स्ट्रिंग हल्की से लूज हो जाए, तो भी ग्रेविटी की फोर्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। एनएलएम को समझिए, एनएलएम को, एनएलएम क्या बोलता है कि एक पार्टिकल को सर्किल में चलने की कंडीशन क्या है। तो एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन तब तक कर सकता है जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए कोई आपका फोर्स अवेलेबल है। कोई भी फोर्स अगर सेंट्रीपिटल प्रोवाइड हो सकता है तो हम सर्कुलर मोशन करेंगे। नॉर्मल कंडीशंस में mg और टेंशन मिल करके सेंट्रीपिटल फोर्स देते हैं।
यहाँ पर सेंट्रिपिटल फोर्स सिर्फ कौन प्रोवाइड कर रहा है? mg। बट mg से सेंट्रिपिटल फोर्स मिलने के लिए क्रिटिकल पॉइंट की स्पीड कितनी होनी चाहिए? तो mg बराबर mv²/l करके निकाल सकते हो। अब जब क्रिटिकल पॉइंट की स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो आपने जहां पर स्टार्ट किया था वहां क्या स्पीड होगी? इसके लिए इन दोनों पॉइंट का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ। इस पूरे रूट को समझो आप कि पूरा रूट किस तरीके से चल रहा है। हमें हमें क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करना है और एंड कहां से करना है। पहले आप क्रिटिकल पॉइंट की स्पीड निकालिए, और वो किस लॉजिक से निकाल रहे हैं? स्पीड एट क्रिटिकल पॉइंट किस लॉजिक से निकाल रहे हो? हाँ, और टेंशन क्यों जीरो कर दी हमने यहाँ पर, वो भी समझिए। टेंशन जीरो इसलिए की है क्योंकि हम मिनिमम स्पीड चाह रहे थे। भाई मिनिमम फोर्स एट द टॉप पॉइंट क्या हो सकता है ये बताइए? लीस्ट पॉसिबल मिनिमम फोर्स एट द टॉप mg हो सकता है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट की सबसे मिनिमम फोर्स ग्रेविटी हो सकती है, बिकॉज ग्रेविटी को आप रिमूव नहीं कर सकते, नेचुरल फोर्स है वो, फंडामेंटल फोर्सेस में आता है। तो ग्रेविटी तो हर जगह रहेगी ही। टेंशन फोर्स हटा दिया, ग्रेविटी की फोर्स के बाद भी अगर आप सर्कुलर मोशन कर सकते हैं तो आगे के पॉइंट्स पर तो ग्रेविटी और टेंशन की दोनों फोर्सेस होंगी, और टेंशन एक एडजस्टेबल फोर्स है। आइडल स्ट्रिंग की टेंशन एडजस्टेबल फोर्स, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बताओ क्या आएगा यहाँ पर? अगर रूट इससे आ गया आपका क्रिटिकल पॉइंट की स्पीड रूट ऑफ जीएल आ गई, इस पॉइंट पर स्पीड कैलकुलेट हो गई रूट जीएल, तो बॉटम पॉइंट पर क्या होगी? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, अपने आप रूट 5 जीएल आ जाए। बॉटम मोस्ट पॉइंट विल बी हाफ एम यू स्क्वायर, टॉप मोस्ट पॉइंट पर हाफ एम जो भी स्पीड क्रिटिकल पॉइंट पर निकाली गई है वो, और प्लस एम जी इंटू उन दोनों के बीच में हाइट 12 है। क्रिटिकल स्पीड निकाल दीजिए। तो यही तो ध्यान रखना है ना कि क्रिटिकल पॉइंट, लोकेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट और वहां पर क्रिटिकल स्पीड, इस पर डिपेंड नहीं करता कि सर्कुलर मोशन आप स्टार्ट कहां से कर रहे हो। कहीं से भी कर लो आप स्टार्ट, यहां से कर लो स्टार्ट, यहां से स्टार्ट कर दो, यहां से स्टार्ट करो, यही पॉइंट क्रिटिकल रहेगा। आगे बात समझ में आती? सेकंड केस में अगर हमने मान लीजिए हॉरिजेंटल लाइन से स्टार्ट किया था, सर्कुलर मोशन की बिगिनिंग हॉरिजेंटल से की थी, तो आप इसको बाद में देखना यार, स्टार्ट कहां से कर रहे हो इसको बाद में देखिए। आप पहले ये पता लगाओ क्रिटिकल पॉइंट पर सर्कुलर मोशन सस्टेन करने के लिए क्या चाहिए आप। तो क्रिटिकल पॉइंट पर सर्कुलर मोशन सस्टेन करने के लिए ग्रेविटी की फोर्स उस पॉइंट के सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर हो। उसके लिए फिर यहाँ पर क्या स्पीड चाहिए होगी आपको? क्या बार बार यही इक्वेशन नहीं बनेगी? जब लोकेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट फिक्स्ड है तो वहां पर स्पीड भी फिक्स होगी, यानी यहाँ पर कितनी स्पीड चाहिए हमें? रूट ऑफ जीएल। तो अब अगर यहाँ से स्टार्ट किया है तो यहाँ की स्पीड निकालने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ एम यू स्क्वायर, क्रिटिकल पॉइंट की हो जाएगी हाफ एम वी क्रिटिकल का स्क्वायर, और अब जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया है वहां से आपका क्रिटिकल पॉइंट कितना ऊपर है, जहां से स्टार्ट किया था उससे कितना ऊपर है क्रिटिकल पॉइंट? एल। तो पोटेंशियल एनर्जी mgl, क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू रख दीजिए स्पीड की, ये आपका आंसर रूट 3gl आ जाएगा। अभी नहीं, रुक जाओ, उसमें कर लेना, कर रहे हैं। एक साथ मिक्स हो जाने पर क्या होगा ना, फिर ये कंसेप्ट अच्छी तरह समझ नहीं आएगा। समझ नहीं आने का मतलब फिर क्या होगा, हमें याद करना पड़ेगा बैठ के, फिर उससे अच्छा है कि एक बार कायदे से देख लेते हैं। जिसको भी ये बात समझ में आ गई क्रिटिकल पॉइंट और क्रिटिकल स्पीड, उसके लिए ये पूरा टॉपिक ऑब्जेक्टिव हो जाता है। सिर्फ आएगा रूट 3gl, देखो आप u की वैल्यू, तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो लीस्ट स्पीड रूट 3gl चाहिए, यहाँ से स्टार्ट करें तो लीस्ट स्पीड रूट 5gl चाहिए। तो रूट 5 इज नॉट जनरलाइज आंसर कि हमेशा रूट 5gl चाहिए, वो डिपेंड करता है स्टार्ट कहाँ से लिया था। इसमें बताइए अगर हम स्टार्ट ही क्रिटिकल पॉइंट से कर रहे हैं और मुझे पता है कि क्रिटिकल पॉइंट पर स्पीड कितनी होनी चाहिए रूट 3gl, तो इसका मतलब u की वैल्यू रूट 3gl ही चाहिए। द मिनिमम स्पीड ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ u शुड बी रूट 3gl, क्योंकि वहीं से स्टार्ट हो रहे हो आप, क्रिटिकल पॉइंट से ही स्टार्ट हो रहे हो। अब बताओ मुझे एक चीज और, अगर क्लियरली समझ में आया हो तो।
इसका आंसर देना है क्वेश्चन। सपोज इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो, वर्टिकल से 60 डिग्री नीचे की तरफ, यहां से आपने स्टार्ट किया विद स्पीड u। बताए u की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए टू कंप्लीट द सर्कल। ये स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा, मिनिमम वैल्यू ऑफ u टू कंप्लीट दिस सर्कल। अब देखो तुम लोग उसका भी आंसर दें भाई, ये जो कहता नहीं, आप लोग कहते हैं कि टेंशन को जीरो क्यों कर दिया हमने। सुनो, टेंशन जीरो या जीरो से हल्का से ज्यादा क्या बोलना सही है? क्यों क्यों टेंशन जीरो हो गए तो क्या दिक्कत है? हमने क्राइटेरिया क्या फुलफिल किया है? इवन एट जीरो टेंशन mg इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। भाई सर्कुलर मोशन की डिमांड क्या है? आप ये बताओ, सर्कल पे मूव करने की डिमांड क्या है? प्रेजेंस ऑफ द फोर्स टुवर्ड्स सेंटर विच शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। यही तो डिमांड है सर्कल पे जाने की। एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन करे, इसके लिए रिक्वायरमेंट ये होती है, देयर शुड बी अ फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। तो हो तो गया ना, ग्रेविटी की फोर्स हो तो गई, mg mv स्क्वायर बाई आर के बराबर हो गई। जो सर्कुलर मोशन की डिमांड थी वो फुलफिल हो गई, तो मोशन सर्कुलर होगा, टेंशन जीरो होने के बाद भी होगा। तो जीरो पे ही से लेगा आंसर, जीरो से हल्का से ज्यादा भी नहीं बोलोगे। टेंशन जीरो एक सोल्यूशन है, नॉट स्लाइटली मोर देन जीरो। मतलब कि जो बॉटम पॉइंट से स्टार्ट किया था, जिसका आंसर √5gl था। अच्छा सुन लो यार, ये बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। अगर हमने बॉटम से सर्कुलर मोशन स्टार्ट किया था तो हम क्या कहें? आंसर √5gl होना चाहिए या √5gl से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए? रूट एग्जैक्टली एट √5gl क्या होगा? सर्कुलर मोशन होगा कि नहीं होगा? होगा। एग्जैक्टली एट √5gl भी सर्कुलर मोशन होगा, बट उस केस में क्या हो रहा होगा? एग्जैक्टली एट √5gl एट द बॉटम पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। बट फिर भी मोशन सर्कल में ही होगा, क्योंकि वहां पर mg जो होगा वो उस टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा होगा। आई क्लियर हो गई बात? नहीं हो पाएगा। √5gl से अगर हल्का सा भी कम हो गया तो नहीं होगा। इक्वल टू √5gl पे चलेगा, मोर देन √5gl पे चलेगा। वो देखते हो, वो अभी सेकंड पार्ट है, अभी वो सेकेंडरी पार्ट है, उसमें उसमें दो केसेस बन जाते हैं। अगर सर्कुलर मोशन पूरा नहीं होता तो उसके दो केसेस बनते हैं, या तो ये पेंडुलम की तरह स्विंग करेगा, या वो बीच में कहीं पर सर्कुलर मोशन छोड़ के प्रोजेक्टाइल करने लगता है। दो केसेस बन जाते हैं उसमें। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। इक्वल टू √5gl पर सर्कुलर मोशन होगी, और अब पूछा जाए कि कैसे होगी? कैसे होगी? क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो टेंशन जीरो होगी। तो आप ये कहोगे क्या हो गया उससे? अगर टॉप मोस्ट पॉइंट टेंशन जीरो हो गई तो क्या हो गया? mg तो है, और वो उस पॉइंट के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। इस केस में अब u कितना होगा? तो देखिए स्टार्टिंग मेरी कहीं और से हो रही है, अब क्या फर्क पड़ता है? क्रिटिकल पॉइंट वही रहना है, और वहां पर जो स्पीड चाहिए वो भी आपको इतनी √gl ही चाहिए। √gl क्रिटिकल पॉइंट के स्पीड का फिजिकल मतलब, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इस स्पीड पर अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पर पार्टिकल की ये स्पीड होगी, सुनिए, टॉप मोस्ट पॉइंट पर इस पार्टिकल की अगर ये स्पीड होगी तो ये सर्कल में चलेगा, और mg सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा यहाँ पर। आई बात पूरी समझ में? अब यहाँ पर √gl की स्पीड के लिए यहाँ पर क्या स्पीड चाहिए? तो इन दो पॉइंट्स में एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेते हैं। हाफ mu स्क्वायर बराबर हाफ m क्रिटिकल पॉइंट की स्पीड √gl का स्क्वायर, एंड नाउ mg इनटू क्रिटिकल पॉइंट आपके स्टार्टिंग पॉइंट से कितना ऊपर है, ये हाइट, तो ये L/2 आ जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री से अपने आप निकालोगे तो ये L/2 आ जाएगा ना। इससे u की क्या वैल्यू बन जाएगी? √2gl। ये आंसर हो गया। एक कंसेप्ट डन हो गया यार, कोई डाउट?
पक्का ना? ठीक है, अगले कंसेप्ट पे आइए। तो इससे इससे आप कहीं भी निकाल सकते हो, बस आपका ये रूल पता होना चाहिए, बाकी स्टार्ट आप कहीं से भी करो। वो सब आ रहे हैं, वो सब आ रहे हैं, सारे केसेस डिस्कस कर रहे हैं, आप वन बाय वन चलिए। तो ये डिस्कस हुआ, आगे बढ़े, चलो मूव करो नेक्स्ट। अब यहाँ पर अगर आप, मैंने वो जो बॉक्स में वर्ड यूज किए थे कि स्प्रिंग, अब स्प्रिंग की जगह पर यहाँ पर रॉड है, वायर है, पार्टिकल एल लेंथ के मेटेलिक वायर से अटैच है, एंड नाउ इसको आप स्पीड यू प्रोवाइड करना चाहते हो, और कंडीशन वही है कि सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगी। सर्किल को कंप्लीट करने के लिए यू की मिनिमम वैल्यू क्या चाहिए अगर हम स्टार्टिंग अपनी बॉटम से कर रहे हैं? सर्किल को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम स्पीड क्या चाहिए अगर हम अपनी स्टार्टिंग किसी और पॉइंट से कर रहे हैं? मे बी हम अपने हॉरिजॉन्टल पॉइंट से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ यार? स्टार्टिंग पॉइंट क्वेश्चन में बदल जाते हैं, और जो लोग इसको नहीं समझते वो हर जगह √5 GL लगा के चले आते हैं। मेटेलिक वायर का मतलब देखिए, अब यहाँ समझते हैं, मेटल में और थ्रेड में फर्क नहीं है। थ्रेड को तो आप लूज कर सकते हो, मेटल को कैसे लूज करोगे? लोहे, सरिया है, लोहे की रॉड है, उसको आप कैसे लूज करोगे? तो इसमें स्लैक करने का कोई चांस नहीं होता, मतलब इनमें टेंशन फोर्स कभी जीरो हो ही नहीं सकती है। आप इसमें क्रिटिकल पॉइंट अभी भी वही रहेगा आपका। इसीलिए मैं पिछले बार मैं कह रहा था उसी को समझो आप क्या है। इसमें टॉप मोस्ट पॉइंट जो बनेगा आपका, इस लाइन को समझना होगा, सस्टेन सर्कुलर मोशन एट द क्रिटिकल पॉइंट। टॉप मोस्ट पॉइंट पर सुनिए, क्या आप mg की फोर्स को जीरो कर दोगे? पॉसिबल ही नहीं है, mg का फोर्स तो हमारे हाथ में ही नहीं, तो कहाँ जीरो कर ले उसको? क्या हम टेंशन फोर्स जीरो कर सकते हैं? मेटल में आप फोर्स को जीरो कर नहीं सकते हो, बिकॉज मेटल के अंदर कंप्रेशन या एलोंगेशन कुछ तो रहेगा ही। क्लियर हुई बात यहाँ पर? बट क्रिटिकल पॉइंट यही है। तो यहाँ पर फिर हम कंडीशन क्या लगाएंगे? इसका मतलब यहाँ पर फोर्सेस तो जीरो नहीं हो सकते, तो हम यहाँ पर दूसरी कंडीशन डाल देते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट पर पार्टिकल में सस्टेन सर्कुलर मोशन, तो मोशन तो सस्टेन कर दो आप हमसे, स्लैक तो करेगा नहीं, 100% श्योर है। तो हमें इसके मोशन को सस्टेन कर देना है, मतलब यहाँ वो चलता रहे बस। यानी कि हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट की स्पीड को स्लाइटली मोर देन जीरो करेंगे, बट मैथमेटिकली इसको हम जीरो रखेंगे। मतलब यहाँ पर आपको सिर्फ मोशन सस्टेन करना है, सर्किल तो होगा ही, वो मेटल से कनेक्टेड है, तो वो सर्किल के अलावा और कहाँ जा सकता है? क्योंकि सर्किल की डेफिनेशन मैथ्स में क्या है? डेफिनेशन ऑफ सर्किल इन मैथ्स, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विद अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। तो ये डिस्टेंस तो हमेशा फिक्स रहेगी, लूज तो होगी नहीं कभी। तो सर्किल होना ही है, कंफर्म है, बस चलता रहेगा। चलता रहे कह रहा हूँ, ट्रेजेक्टरी सर्किल के अलावा और कुछ बन ही नहीं सकती इसके। आप इसको ध्यान से सुनिए। क्या चीज? आप ये बात समझो नहीं, यहाँ दो बातें हो रही है, देखो दोनों को अलग अलग समझो आप। आपको सस्टेन क्या, अपना मोशन सस्टेन करना है, सर्कुलर पाथ पर सस्टेन करना है, ये दो अलग बातें हैं। एक तो हमें अपने मोशन सस्टेन करनी है, और वो भी ट्रेजेक्टरी का होनी चाहिए। तो स्ट्रिंग के केस में आप सर्किल ट्रेजेक्टरी के अलावा पैराबोला भी हो सकता है अगर स्ट्रिंग लूज हो जाए। तो वहां पर हमारा सारा फोकस किस बात पे था? मोशन सर्किल रहे। सुन लो भैया, हमने स्ट्रिंग वाले केस में सारा फोकस इस बात पे डाला था कि mg यहाँ के सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर रहे, मतलब हमारी प्रायोरिटी थी ट्रेजेक्टरी सर्किल बनी रहे। और यहाँ पर हमारी प्रायोरिटी इस बात की नहीं है कि ट्रेजेक्टरी सर्किल है, क्योंकि अगर ये चलेगा तो ये ऑब्वियस है कि वो सर्किल पे ही चल सकता है। तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि पार्टिकल कहीं पर स्टॉप न कर जाए, और स्टॉप करने के सबसे ज्यादा चांस कहाँ पर थे? टॉप मोस्ट पॉइंट, क्योंकि यहीं पर मिनिमम स्पीड है।
तो अगर हम यहाँ पर स्टॉप नहीं होंगे तो ऑब्वियसली हम पूरे सर्कल में कहीं भी स्टॉप नहीं होंगे, और अगर हम कहीं पर भी स्टॉप नहीं होंगे, चलते ही रहेंगे, तो वो मोशन अपने आप सर्कल में होना है। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, स्पीड को 0 किया है। हुआ क्लियर है अभी? बिल्कुल, यहाँ पर आप सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट पर 0 स्पीड कर दें और उसके बाद यहाँ और यहाँ एनर्जी कंजर्व कर दें। लगाओ क्या आंसर आएगा। रुक जाओ, हो तो कंफ्यूजन होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि स्ट्रिंग के केस में आपने अलग बात की थी। स्ट्रिंग के केस में हम क्रिटिकल पॉइंट पर mg बराबर mv² लगा रहे हैं, मतलब हम वहां पर दो चीजें कर रहे हैं, एक तो मोशन भी रहे और सर्कल में भी रहे। यहाँ पर हम कह रहे हैं बस चलते रहो, आप चलोगे तो सर्कल पे। नॉन सर्कुलर ट्रेजेक्टरी कैसे पॉसिबल होगा अगर ये मेटल है तो? या तो मेटल दबे, मेटल को हम दबा सकते नहीं, या फिर मेटल एक्सपेंड कर जाए, वो भी पॉसिबल नहीं है। नहीं, क्रिटिकल पॉइंट पर 0 स्पीड चाहिए आपको, और इसके लिए बॉटम पॉइंट पर क्या स्पीड होगी, उसके लिए इस पॉइंट से और इस पॉइंट में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ। यहाँ पर हाफ mu² बराबर, यहाँ पर तो 0 स्पीड होगी, तो यहाँ पर जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी वो कहाँ चली जाएगी? यहाँ की पूरी काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट के पोटेंशियल एनर्जी में चली जाएगी। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी आपकी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mu² और क्रिटिकल पॉइंट के पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू जहां से आपने स्टार्ट किया है वहां से आपका क्रिटिकल पॉइंट कितनी हाइट पर है? 12 पर है। इससे u की मिनिमम वैल्यू आएगी √4gl। स्ट्रिंग के केस में √5gl था ये सब आंसर्स आएंगे। फिर बोलो आप इसको याद करोगे कि इसमें √5 इसमें √4, दिमाग खराब हो जाएगा। बस दो बातें ध्यान रखिए, इन दो वर्ड्स को अलग अलग करके देखो ना, सर्कुलर भी होना चाहिए और मोशन भी होनी चाहिए। तो मेटल्स के केस में हमारा फोकस इस पॉइंट के ऊपर है, क्योंकि ये होना ही सर्किल है। स्ट्रिंग के केस में बिकॉज स्ट्रिंग लूज होने वाली ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट ऐसा है जो ढीला पड़ सकता है, तो उस केस में हमारा फोकस किस बात के ऊपर था कि सर्किल पर चलो। और सर्किल पर चलने के लिए न्यूटन की सजेशन ये थी कि जो फोर्स होनी चाहिए वो mv² बाई r होनी चाहिए, तो हमने वो क्रिटिकल पॉइंट पर यूज किया। क्लियर हो गया चीजें? रूट नहीं, तो ये भी तो दिया होगा ना कि पार्टिकल अटैच किससे, रॉड में, तो और ये भी दिया होगा कि स्टार्ट कहां से किया आपने, तो √4 जेल करेगा, तो रुकेगा नहीं। हम कहेंगे स्लाइटली मोर देन √4gl, स्लाइटली मोर देन √4gl, तो नहीं होगा। एग्जैक्टली √4gl पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाकर के स्टॉप कर जाएंगे और वहीं पर वो पार्टिकल ऐसे खड़ा हो जाएगा, न इधर न इधर। स्लाइटली मोर देन √4gl। देखो ये काम तब करोगे जब ऑप्शंस कैसे हो। अगर एक मिनट, अगर आपके ऑप्शंस ये हैं √3gl, √4gl, √5gl एंड सपोज √6gl, इस तरीके के ऑप्शन, तब आप क्या टिक करोगे? व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड टू कंप्लीट द सर्कुलर मोशन? नहीं, तो आप √4 ही करिएगा, ये सब काम मत करना। मेंस वगैरह में बता फंस जाओगे आप, क्योंकि वो इतना एक्यूरेट नहीं देखते वो लोग। बता रहे, सब बता रहे, एक मिनट रुक जाओ। आप उसमें √4 ही गिरे मेंस के पेपर में, वो डिपेंड करता है पेपर किसका है। एडवांस वाले होते तो फिर भी हम थोड़ा बहुत रिस्क लेंगे, लेकिन मेंस के पेपर में ये सब दिमाग मत लगाना, क्योंकि उनको हम लोगों से भी कम आता है। मतलब इतना नहीं सोचते वो लोग ऑब्जेक्टिव पेपर उसमें कि यार 0 पर तो रुक जाएगा। आगे बढ़िए।
बता रहे हो, तुम्हारा डाउट बता रहे, मैं समझ गया तुम्हारा डाउट यहाँ पर क्या है, उस डाउट पे भी आ रहे हैं। इसका मतलब पहले आंसर क्या आएगा। अगेन ये वायर है, तो यहाँ पर कम से कम क्या स्पीड दे ताकि ये सर्किल पूरा करे। मैं कह रहा हूँ कि वायर के केसेस में आप अपने क्रिटिकल पॉइंट पर स्पीड को 0 करिए। स्ट्रिंग वाले केसेस में क्रिटिकल पॉइंट पर सेंट्रिपिटल फोर्स की इक्वेशन बनाओ, और रॉड वाले केसेस में, वायर वाले केसेस में क्रिटिकल पॉइंट पर स्पीड को डायरेक्ट 0 करके एनर्जी कंजर्व कर दे। ये √2gl आ जाएगा इसका आंसर ना। हाफ एम यू स्क्वायर, अब की बार इक्वेशन ये बन जाएगी, हाफ एम यू स्क्वायर बराबर एम जी, और जहां से स्टार्ट किया है उससे कितना ऊपर है, एल, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तुम्हारा डाउट बता रहे हैं, अभी तो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में चलो, पहले आंसर कैसे आएगा मेरा वो देखो, बाकी जो पॉइंट डिस्टर्ब कर रहा है वो मेरे को समझ में आ रहा क्या है। एक और आंसर बताना ऑब्जेक्टिवली, बस मैं इसको श्योर करना चाहूँ। चलिए इसको बताइए जल्दी से। वर्टिकल से 60 डिग्री नीचे की तरफ एंगल है, और वहां से आप स्टार्ट करते हो विद सर्टेन स्पीड यू। फाइंड द मिनिमम स्पीड टू कंप्लीट सर्कल। फाइंड द मिनिमम स्पीड टू कंप्लीट द सर्कल इफ इट इज अ वायर। अगर ये एक वायर है, मेटेलिक वायर, तो मिनिमम स्पीड टू कंप्लीट दिस सर्कल। ऑब्जेक्टिव करना है इसमें, बस ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, हमें 1 से 1.5 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को करना है वहां पर। हाँ बस क्वेश्चन कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे, देखेंगे बाद में। क्या करेंगे यहाँ पर, वी क्रिटिकल पॉइंट पर क्या करेंगे, VCR कितना रखें बताओ। अब क्लियर होगा ना। एक केस में VCR को हमने √GL रखा था, और एक केस में VCR को क्या कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं। किस केस में √GL रखना है, किस केस में 0 रखना है, ये भी क्लियर हो रहा है। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है, तो यहाँ पर हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू एम जी, और आपको सिर्फ ये देखना होता है कि इससे कितना ऊपर चलेगा। ये हाइट बताओ, ये पूरी हाइट, तो ये एल हाइट तो यहाँ पे आ जाएगी, और बाकी की ये हाइट 3L/2 टोटल हाइट, तो √3GL आंसर आ जाएगा। और अगर यही वायर की जगह स्ट्रिंग होता, यहाँ पर वायर की जगह स्ट्रिंग रहा होता, तो हम यहाँ VCR 0 नहीं करते, क्या रखते हैं, कितनी स्पीड रखते हैं यहाँ पर, स्पीड कितनी रखते हैं यहाँ पर, √GL। और फिर √GL रखते हो, फिर एनर्जी कंजर्व करा रखते हो। तो सिर्फ 2 ही बातें ध्यान रखनी है कि आपको क्रिटिकल पॉइंट पर 0 वाली स्पीड रखनी है या √GL वाली रखनी है, वो डिपेंड करता है यहाँ स्ट्रिंग है या फिर वायर है। अब जो कंसेप्चुअल पार्ट है उस पर आते हैं। ये अब आपका कंसेप्चुअल पॉइंट है, देखो वायर वाले केस में, इन केस ऑफ अ वायर इफ द स्पीड एट द बॉटम पॉइंट इज √4GL मान लेते हैं। ये स्पीड आपने स्टार्ट किया है यहाँ से, एंड देन ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर जाएगा एज पर द थ्योरी। बट इस केस में हम लोगों ने टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो स्पीड मानी है VCR की वैल्यू 0, यहाँ 0 मान करके ही तो ये आंसर आया था आपका। नहीं, जो डाउट मन में रेज हो रहा है कि 0 स्पीड पर फ्री बॉडी डायग्राम कैसे हम डिफाइन करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम जस्टिफाई कैसे करेंगे, न्यूटन लॉ कैसे जस्टिफाई है। इस पॉइंट पर न्यूटन लॉ जस्टिफाई नहीं हो रहा है, देखिए न्यूटन लॉ जस्टिफाई हो रहा है। पार्टिकल चल तो सर्कल पे ही रहा है ना, तो ये सर्कुलर मोशन हुआ, और सर्कुलर मोशन के किसी भी पॉइंट पर, और ये क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वैसे भी नहीं होता। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन स्पीड का फंक्शन होता है v²/r। क्रिटिकल पॉइंट पर स्पीड हो गई 0, हम कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी, और टेंजेंशियल वैसे भी नहीं था ये। तो यानी ये वो पॉइंट हुआ जहां पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हुई। इस पॉइंट के जस्ट पहले एक्सेलरेशन होगी, इस पॉइंट के जस्ट बाद में भी एक्सेलरेशन होगी,
सिर्फ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0। नो न्यूटन फर्स्ट लॉ, जितने भी न्यूटन लॉ है वो इंस्टेंटेनियस है। किसी भी मूवमेंट पर अगर आपके पास टोटल एक्सेलरेशन 0 आ रही है, नेट एक्सेलरेशन 0, तो न्यूटन लॉ के हिसाब से नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए। और वो किस तरीके से 0 होगा? यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन रहेगी डाउनवर्ड, और वायर में एक टेंशन फोर्स काम करेगी ऊपर की तरफ, एंड टी विल बी इक्वल टू mg। टेंशन फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड रहेगी, और ये पॉसिबल है, रॉड के केस में पॉसिबल है। मेटल के अंदर टेंशन फोर्स हम दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। इसके लिए एक चैप्टर है इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी हुक्स लॉ में। आप लॉजिक लगाइए ना, एक हमारी जितने मकान बने होते हैं, इनके जो पिलर्स होते हैं उनमें क्या डालते हो आप? मजबूती के लिए, मजबूती के लिए क्या डालते हैं हम लोग इसमें? जो बीम तैयार करते हैं इसके, कभी अगर हाउस कंस्ट्रक्शन देखो आप, सरिया डालते हैं लोहे की। क्या रीजन है उसका? हम स्प्रिंग पे तो डाल सकते हैं, गाड़ियों में स्प्रिंग लगाते हो, कार में, बाइक में, शॉकर्स में स्प्रिंग लगाते हो, तो वही स्प्रिंग हाउस कंस्ट्रक्शन में लगा लीजिए, क्या दिक्कत आएगी? छत का लोड नहीं सह पाएगा, वो दब जाएगा ना। तो आप क्या चाहते हो? कोई ऐसी चीज हो जो कंप्रेस ना हो। तो अब ये बताइए, अगर हमारा ये पूरा हाउस, पूरी छत जो है वो सरिये पे टिकी हुई है, तो उस रॉड में कोई टेंशन नहीं आ रही होगी इधर की तरफ? नीचे नहीं यार, एक ऊपर। आयरन 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 रॉड के ऊपर कोई चीज रखोगे तो वो क्या होगा? लोहा दबेगा, तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन किस तरफ आएगा? माइक्रो लेवल पे ही से, माइक्रो लेवल पर वो रॉड थोड़ी सी दबेगी अंदर। और हुक्स लॉ याद करिए, किसी भी मटेरियल को कंप्रेस करो या एलोंगेट करते हो तो वो रेजिस्ट करने के लिए एक फोर्स लगाती है, उसके अपोजिट। रॉड के केस में जब आप इसके ऊपर कोई लोड रखोगे तो ये नीचे दबेगी, हालांकि वो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि वो सब कुछ माइक्रो लेवल पे हो रहा है। तो ये mg क्या करेगा? रॉड को डाउनवर्ड कंप्रेस करेगा, और हुक्स लॉ इलास्टिसिटी के हिसाब से ये रॉड उसके अगेंस्ट में क्या जनरेट करेगी? टेंशन फोर्स। ये काम थ्रेड में नहीं हो सकता। अगर थ्रेड थ्रेड पे कोई लोड डालते और वो थ्रेड उसको रेजिस्ट कर सकता था, तो फिर हमें लोहे की क्या जरूरत थी? फिर तो हम सारे हाउस कंस्ट्रक्शन थ्रेड पे कर लेते। क्लियर पॉइंट है? यहाँ पर जाओगे, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर आइए जरा। बॉटम मोस्ट पॉइंट पर यहाँ पर फोर्सेस कैसे दिखाओगे? यहाँ पर भी सर्कुलर पाथ है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ भी 0 है, यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगी, यानी कि इस डायरेक्शन में फोर्स चाहिए आपको, लेकिन mg तो डाउनवर्ड है, तो उस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स मिल रहा होगा? फिर यहाँ पर रॉड में टेंशन ऊपर है, और ये भी एक्सपेक्टेड है। अगर रॉड ऊपर से हैंग करेगी और नीचे mg लगाओगे तो ये एक्सपैंड करना चाहेगी। इलास्टिसिटी के हिसाब से ये रेजिस्ट करने के लिए किधर फोर्स लगाएगी? ऊपर। और जब रॉड ये वर्टिकल साइड पर है और ऊपर से mg रख रहे हो इसके, तो वो दबने की कोशिश करेगी, तो कंप्रेस होने के लिए वो फोर्स किधर लगा रही है? आउटवर्ड। रॉड दोनों तरफ फोर्स लगा सकती है। रॉड के अंदर, मतलब मेटल्स के अंदर, ये प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो कंप्रेस होंगे नहीं। जब आप उसको कंप्रेस करने की कोशिश करोगे तो वो उसको रेजिस्ट कर देंगे। ये प्रॉपर्टी रॉड में, स्प्रिंग में नहीं होती है। स्प्रिंग फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर अगर क्रिटिकल पॉइंट पर 0 स्पीड हो गई, मतलब अगर हमने एग्जैक्ट रूट 4 GL दे रहा है, एग्जैक्टली रूट 4 GL, तो ये पॉइंट परमानेंट स्टॉप हो जाएगा उसका। हमें रूट 4 GL से थोड़ा सा ज्यादा, बट एक्चुअली थोड़े को आप मैथ्स में कुछ कह नहीं सकते। हम रूट 4 GL से थोड़ा ज्यादा, अब उस थोड़े को मैथमेटिकली कौन सा नंबर मानते? कितना थोड़ा? मतलब उस थोड़े की कोई डेफिनेशन तो है नहीं। 10⁻⁻² से 200 उसमें ऐड कर, हो गया थोड़ा सा ज्यादा। तो न्यूमेरिकल करते समय हम क्या कहते हैं कि रूट 4 GL पर ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगी। अभी भी कुछ कंफ्यूजन चल रही है? ठीक है, ये डायग्राम बनाने आप यहाँ। टेंशन एट द टॉप मोस्ट पॉइंट विल बी mg।
सर क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सा इंजीनियरिंग से रिलेटेड है ना यार, कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। हालांकि अपने सिलेबस में भी है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में, आगे चैप्टर्स है अपने सिलेबस में भी, इलास्टिसिटी है, बल्क मॉडुलस है, सरफेस टेंशन है, ये सब क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में तो आते हैं। बॉटम पॉइंट पर क्या इक्वेशन बनाएंगे? इक्वेशन एट द बॉटम पॉइंट, यहाँ पर बॉडी में एक्सेलरेशन आती है टी माइनस एम जी, एम इस वाली वेलोसिटी का स्क्वायर बाय एल, सर्कुलर मोशन की इक्वेशन चलेगी। और आगे बढ़े यस सर। जी। मैं फिर बोल रहा हूँ यार, मेटल वाले केसेस में, मेटालिक रॉड वाले केसेस में अगर टेंशन फोर्स की डायरेक्शन बाहर की तरफ जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, जाने दीजिए। मेटल के केस में टेंशन की डायरेक्शन अंदर की तरफ भी आ सकती है और बाहर के साइड भी, ये प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी में आता है इसकी। तीसरा केस जो इन्होंने कहा कि एक ऐसा होता है, थर्ड केस, कि किसी इनसाइड अ ट्यूब, पार्टिकल इनसाइड अ ट्यूब। अब लॉजिक अगर समझ पाए हो तो बताइएगा। आप दो बातें समझो, आपको सस्टेन क्या करना है यहाँ पर। रुक जाओ बच्चा, रुक जाओ, भी घबराओ नहीं। ऐसे लेवल पे तैयार कर सर, एक तो आपको सर्कुलर सस्टेन करना है और साथ में क्या सस्टेन करना है, दो बातें सस्टेन करनी है। सर्कल के लिए क्या चाहिए आपको, एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर है, इसके लिए क्या चाहिए, उस पार्टिकल का एक गिवन पॉइंट से डिस्टेंस मेंटेन रहे। मैथमेटिकली सर्कल तभी बनता है जब आप एक फिक्स डिस्टेंस की लोकस लाओ। तो अगर हम किसी ट्यूब के अंदर है, टायर ट्यूब, और पार्टिकल इसके अंदर है मान लीजिए, तो क्या कोई ऐसा सीन आपके दिमाग में आ रहा है कि इसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ ट्यूब से चेंज हो सकता है? मतलब ये सेंटर के नजदीक चला जाए, सेंटर से दूर हो जाए, ऐसा यस कोई सर। केस होगा? और वो अगर ट्यूब के अंदर है तो नहीं होगा। तो मतलब सर्किल होने की जो कंडीशन है वो तो फुलफिल हो गई ना आपकी। सर्किल होने की क्या कंडीशन है कि इस पार्टिकल का डिस्टेंस सेंटर से मेंटेन रहे और ट्यूब के अंदर वो मेंटेन रहेगा। तो अब हमें और क्या चाहिए फिर? हमें मोशन चाहिए पार्टिकल में, सर्किल तो होना ही है। तो जब आपको मोशन चाहिए तो उसके लिए आप क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट पे जाइए और यहाँ पर स्पीड कितनी कर दें, 0। अब बताओ क्या होना चाहिए अगर ये आर रेडियस है और थिकनेस ऑफ ट्यूब नेग्लेजिबल है, क्योंकि नेग्लेजिबल, अगर ये चीज नेग्लेजिबल नहीं होगी तो फिर इसको हम पार्टिकल नहीं कह सकते, फिर ये कोई स्फीयर होगा। और अगर ये स्फीयर होगा तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर नहीं होगा, फिर उसमें हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी ऐड हो जाएगा, चीजें काफी बदल जाएंगी इसमें। अब इसका आंसर क्या रखोगे बताएं? इसीलिए बोला ये दो बातें समझिए, ये मैथमेटिकल पार्ट है, ये फिजिक्स का पार्ट है। रूट 4 जी लाएगा इसका भी आंसर। और किसी और जगह से स्टार्ट करेंगे तो भी कर लोगे आप। अगर बॉटम से स्टार्ट कर रहे हैं तो मिनिमम स्पीड रूट 4 GL चाहिए। अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया होता है, यहाँ से स्टार्ट किया होता है, यहाँ से कहीं से स्टार्ट किया होता है, तो तरीका समझ में आ चुका है। क्रिटिकल पॉइंट पर 0 स्पीड है पता है, और जिस जगह से स्टार्ट कर रहे हो वहां की काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्रिटिकल पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी। पक्का? ठीक। साइज में, पार्टिकल में साइज होगा तो छोटे बड़े की बात नहीं करेंगे यार। पार्टिकल वर्ड अपने आप में ही 0 साइज होता है, तो हम ये कैसे कहते हैं कि छोटा बड़ा है? और छोटा बड़ा अगर वर्ड हमने बोला तो फिर वो ऑब्जेक्ट है, वो पार्टिकल नहीं है। और ऑब्जेक्ट, सुनो, ऑब्जेक्ट बोलने पर पूरी फिजिक्स बदल जाएगी, फिर वो रोलिंग मोशन में आ गया, पूरी फिजिक्स वो रोटेशनल मैकेनिक्स का पार्ट हो जाएगा। हाँ,
साइज ऑफ ऑब्जेक्ट में मत जाओ, अभी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें फिर थ्योरी ऑफ सेंटर ऑफ मास जाएगा यार उसमें। हमें कोई दिक्कत नहीं बताने में, हम तो बता देंगे, बट फिर हम ये कहेंगे तब आप उसके सेंटर ऑफ मास का रेडियस देखिए, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट में साइज है, उसका कोई मास है, तो डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास याद करिए ना, कि सारा का सारा मास आप जिस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड मानते हो वो सेंटर ऑफ मास है। तो वो कंसेप्ट खराब हो जाएगा और कोई बात नहीं है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट में। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, देखो इस क्वेश्चन में एक डिस्कशन है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर नॉर्मल किस तरफ होगा। आपका यू का आंसर कितना आया वैसे? यू का आंसर √4gl आया होगा। मिनिमम स्पीड एट द बॉटम इज √4gl, राइट। (4gr) मतलब एल की जगह आर हो जाएगा। अगर एक कंसिडरेबल साइज होगा, तो मैं आंसर दे रहा हूँ, अगर कंसिडरेबल साइज होगा तो यहाँ पर आपको इसके, मान लीजिए अगर ये स्मॉल आर रेडियस का कुछ मार्बल होता, कंचा, छोटा वाला कंचा जो ग्लास करता है, स्मॉल आर रेडियस, तो ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर मिल जाते, तो यहाँ पर हमारा आंसर बनता कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। बट वो उस केस में बनता जब ये सिर्फ स्लाइड करके आगे बढ़े, स्पिन ना करे वहां पर, नहीं तो क्या हो जाएगा उसमें, डेरिवेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दुनिया भर के कंसेप्ट ऐड कर जाओगे इसमें। स्मॉल आर सेंटर ऑफ मास देखेंगे ना मार्बल का, क्यों? हाँ सॉरी, हाँ ठीक है, क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट भी जो होता है ना, यहाँ पर भी स्मॉल आर बढ़ जाता है, राइट। कैपिटल आर प्लस 2 स्मॉल आर बन जाता है वहां पर, राइट। चलो डिस्कशन ये हो रहा था कि यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन बताए क्या आएगी। रिकॉल करिए, इन दोनों पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं, मैंने बार बार रिपीट किया है, तो सिर्फ सेंट्रिपिटल देखो ना, किधर होगा एक्सेलरेशन, और यहाँ पर टेंजेंशियल नहीं है और फिर स्पीड भी 0 हो गई, यहाँ पर एक्सेलरेशन ही नहीं है, यहाँ पर एक्सेलरेशन है, यहाँ पर एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर न्यूटन की फर्स्ट लॉ लगाएंगे, फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। mg को बैलेंस करने के लिए नॉर्मल किधर दिखाओगे? mg को बैलेंस करने के लिए नॉर्मल ऊपर। अब नॉर्मल ऊपर दिखाने का मतलब ये हुआ कि ये पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पर ट्यूब की कौन से वॉल के कांटेक्ट में है, अंदर वाली वॉल 1 के कांटेक्ट में है या बाहर वाली वॉल 2 के कांटेक्ट में है, जिससे कि नॉर्मल बाहर लग रहा है। तो इसका कांटेक्ट वॉल 1 के साथ है, तभी नॉर्मल बाहर लग सकता है, और तभी नॉर्मल mg को बैलेंस कर सकता है, और तभी a की वैल्यू 0 हो सकती है। जस्ट फिट में भी किसी एक के कांटेक्ट में दिखाएंगे इसको, जस्ट फिट में भी। फिर ऊपर एक्सेलरेशन आ जाएगी, किधर की तरफ, किधर की तरफ, आगे कैसे आएगी, सर्कुलर मोशन होगा भैया, कहाँ भूल जा रहे हो। अगर यहाँ √4gr से थोड़ी ज्यादा है, मान लीजिए, करके दिखा देते, उसको भी करके दिखा देंगे, रुक जाओ। और यहाँ पर एक्सेलरेशन ऊपर है, यहाँ पर अगर पूछा जाए तो यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू डाउनवर्ड होगी, तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक्सेलरेशन ऊपर है, क्योंकि न्यूटन कहते हैं जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में फोर्स होना चाहिए, तो इधर कौन सा फोर्स आएगा, नॉर्मल। नॉर्मल भैया सेंट्रिपिटल नया फोर्स नहीं होता, हमने सर्कुलर मोशन के लेक्चर पर ध्यान दीजिएगा। आपके फ्री बॉडी डायग्राम के 5 ही फोर्स हैं, वो 5 के नाम याद रखिए हमेशा, नॉर्मल, mg, टेंशन, फ्रिक्शन, स्प्रिंग, उनमें कौन सा आएगा, नॉर्मल। तो इसमें नॉर्मल ऊपर आएगा, इसका मतलब यहाँ वो किसके कांटेक्ट में है, इधर वाले के कांटेक्ट में। तो पार्टिकल जब यहाँ से चालू करेगा तो उसका कांटेक्ट इस वॉल नंबर 2 के साथ होगा, लेकिन जब वो टॉप पॉइंट पर पहुंचा होगा तो वॉल नंबर 1 से होगा, यानी कि बीच में कहीं पर एक ट्रांजिशन फेज आएगी, जिसमें वो इसके साथ अपना कांटेक्ट लीव करेगा और बाहर वाले के कांटेक्ट में चला जाएगा, क्योंकि स्टार्ट किया था तो इसको टच कर रहे थे, ऊपर पहुंचे तो इसको टच कर रहे, तो बीच में कहीं पर वो माइग्रेट किया होगा। अब उसको लेकर के क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से एंगल पर ऐसा हुआ होगा। आते हैं ना क्वेश्चन इस तरह के, एट विच एंगल,
ट्रांजिशन फेज होगा वो, जिसको बोलेंगे कि वो इधर से अपना कांटेक्ट छोड़ रहा होगा और बाहर वाले के कांटेक्ट में जा रहा होगा। तो ये कब होगा, कितने एंगल पर होगा? ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं, बस एक सीधा सा रूल बताओ ना, आप अंदर वाली सरफेस को छोड़ करके बाहर वाली सरफेस के कांटेक्ट में जा रहे हो, सिर्फ इस ट्रांजिशन पीरियड में हम किसके कांटेक्ट में होंगे? जब अंदर वाले को छोड़ा होगा और बाहर वाले पे जा रहे हो, तब तो किसी कांटेक्ट में नहीं होंगे। तो जो आपका ट्रांजिशन फेज होगा, मान लेते हैं कि ये वर्टिकल से थीटा एंगल पर है, वहां पर आप नॉर्मल जीरो दिखा दीजिए, क्योंकि ये तो हम एक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो आप एक चेयर से उठ के दूसरी चेयर पे बैठ जाओ, तो एक चेयर से उठे और दूसरे पे बैठे, इसके बीच में आप कौन सी चेयर पे हो? किसी पे भी नहीं। एक को छोड़ चुके हैं, दूसरे पे जाने वाले हैं, बीच वाला पीरियड देखो आप, तो उसमें तो हमारा ट्रांजिशन हुआ था, शिफ्ट किया हमने। उस टाइम नॉर्मल को जीरो कर देते, मान लिया ऐसा थीटा एंगल पर हुआ, थीटा एंगल पर ऐसा हुआ मान लेते हैं, और उस टाइम कुछ तो स्पीड होगी, चल तो रही है, रुके तो है नहीं, जो रुक गए होते तो सर्कल कैसे पूरा करते? तो फिर जब नॉर्मल जीरो हो गया होगा तो एम जी तो होगा वहां पर, और क्योंकि हम सर्कल पर चल रहे हैं, तो पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो आपको वो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी कि सेंटर की तरफ का फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर होना चाहिए। नॉर्मल जीरो हो चुका है, बचा है सिर्फ एम जी। एम जी का कौन सा कंपोनेंट सेंटर की तरफ है? कॉस थीटा वाला, और वो किसके बराबर होना चाहिए सर्कुलर मोशन की कंडीशन के लिए? एम वी स्क्वायर बाई आर के। तो इससे हमारा एक इक्वेशन बन जाएगी, ये एक, और एक और इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बनाएंगे। बॉटम मोस्ट पॉइंट पर हाफ एम, हम ये मान के चल रहे हैं √4 GR वाला केस ले रहे हैं। देखिए इसीलिए ये टॉपिक टफ लगता है लोगों को, मैक्सिमम लोगों के रिवीजन चेकलिस्ट में ये जरूर होता है कि हमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन को बार बार पढ़ना होता है। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से प्लान करो। आप ये ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हो या सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हो? अगर ऑब्जेक्टिव की तैयारी हो रही है, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें इतना डीपली वो घुसते ही नहीं है। उनको कंसर्न सिर्फ इस बात से होता है कि मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए ताकि सर्कुलर मोशन हो जाए। उसके दो ही रूल है, या तो यहाँ √GL की स्पीड चाहिए या यहाँ जीरो की स्पीड चाहिए। वो देखना होता है कि आपने वायर यूज किया था कि थ्रेड यूज की थी। तो इतना पार्ट आपके मेंस का है। अब जो डिस्कस कर रहे हो ये थोड़ा सा हाई लेवल पे जाने की बात हो रही है, मतलब सो एम जी कॉस थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर, एक इक्वेशन बनी। एनर्जी कंजर्व करते हैं, हाफ एम बॉटम पॉइंट की स्पीड जो √4 GR है उसका स्क्वायर, और जरूरी नहीं था कि मैं एनर्जी कंजर्वेशन बॉटम से भी करूं। देखो मैं यहाँ से भी तो कर सकता हूँ, टॉप मोस्ट पॉइंट से किसी भी दो पॉइंट पर एनर्जी कंजर्व कर सकते हो, तो क्यों ना बॉटम पॉइंट ऊपर से कर लें। ऊपर से करने में फायदा क्या है? यहाँ काइनेटिक जीरो है। अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन टॉप मोस्ट पॉइंट और यहाँ वाले पॉइंट पे करते हो तो भी आंसर आएगा, यहाँ वाले पॉइंट और बॉटम मोस्ट वाले पॉइंट पे करते हो तो भी आंसर आएगा। जिसमें तुम्हें कंफर्ट लगे वो करो। बॉटम √4 GR वाला नहीं, तो जब वो भी पर्टिकुलर हुआ ना, क्योंकि यहाँ पर जीरो स्पीड तभी होगी ना जब यहाँ √4 GR है। नहीं, हर एक केस में थोड़ी होगी, हर एक केस में क्यों जीरो होगी? ये √4 GR जो आंसर आया था वो इसको जीरो मान करके एनर्जी कंजर्व करके आया था। मतलब ये √4 GR और ये जीरो दोनों एक ही सिचुएशन के दो आंसर है। अगर यहाँ पर जीरो से ज्यादा स्पीड है तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर भी √4 GR से ज्यादा होगी। अच्छा वो कह रहे हो, ओके ओके, मुझे लगा आप शायद ये कह रहे हो कि हम किसी भी स्पीड से स्टार्ट करें। आप कह रहे हो कि हम किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करें। ओके चलिए, तो क्या आएगा यार, टॉप मोस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी के केस में हमको पता है कि हम कहीं भी रेफरेंस मान सकते हैं, तो अपना रेफरेंस इसी जगह मान लो, जो ये वाला पॉइंट है इसको रेफरेंस मान लो।
जो जहां नॉर्मल 0 हुआ है उसी को रेफरेंस मान लें अगर, तो उससे कितना ऊपर है टॉप मोस्ट पॉइंट, जहां नॉर्मल 0 हुआ है इससे कितना ऊपर है हमारा ये टॉप मोस्ट पॉइंट, यानी ये हाइट। R1 minus cos theta. हाँ, तो R1 माइनस कॉस थीटा और उसमें mg मल्टीप्लाई कर देते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और जहां नॉर्मल 0 हो गया है वहां पर हाफ एम वी स्क्वायर, ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। एनर्जी कंजर्वेशन और इन दोनों से सॉल्व करके थीटा निकाल सकते हैं कि कौन से एंगल पर पार्टिकल ने अंदर वाली वॉल को छोड़ा होगा और बाहर वाली वॉल के कांटेक्ट में गया होगा, ट्रांजिट का हुआ होगा। ये वैसे होगा जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहे हैं। तब तो मेरे ख्याल से सीधा ही हो जाएगा, दोनों इक्वेशन डिवाइड कर दे तो एम बी स्क्वायर गायब हो जाएगी और कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, और ये शायद 2/3 आती है जहाँ तक मेरे को आंसर है। देखो आप लोग कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करके, इन दोनों इक्वेशन से कॉस थीटा की वैल्यू 2/3 आती है। ये दोनों कंसेप्ट मिक्स मत करना, फिर बोल रहा हूँ जब अपना रिवीजन नोट्स बनाओगे तो उसमें अलग कर देना इसको। रिवीजन नोट्स में एक आर्टिकल आप रखिएगा हाउ टू फाइंड द मिनिमम स्पीड, उसकी सिर्फ 2 लाइन की थ्योरी है, वी क्रिटिकल 0 या रूट ऑफ जीएल, वो लाइन अलग कर देना, और बाकी का पार्ट पूरा डिटेल है। ये एडवांस के प्रिपरेशन के लिए बोल रहे हैं। cos थीटा 2/3 आएगा इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। cos थीटा इज 2/3, सॉल्व करके देखो तुम बात। Yes, sir. Yes, sir. और एक केस ये आता है यार, सिलेंडर है ये कोई एक, मान ले फिक्स्ड सिलेंडर, और इसके अंदर एक पार्टिकल को यू स्पीड से मोशन करे। ये अलग अलग सिचुएशंस है इसमें, मतलब इसमें इधर कोई वॉल नहीं है, एक तरफ की वॉल गायब है, पाइप है, एक पाइप जैसे होता नहीं, सिंपल से एक पाइप जो सीवर वाले पाइप सड़क पे दिखते हैं हमको, उस पाइप के अंदर मूव करा रहे हैं इसको। तो अब ये बताइए सर्कुलर मोशन में सर्कल भी सस्टेन करना है, तो आपको ये भी सस्टेन करना है कि इस पार्टिकल का डिस्टेंस ना चेंज हो जाए, कहीं ये डिस्टेंस कम ना हो जाए। तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये पार्टिकल हमेशा इस वॉल के कांटेक्ट में बना रहे, क्योंकि अगर कांटेक्ट छूट गया इससे, अगर इस पार्टिकल का इस वॉल से कांटेक्ट छूटा तो ये डिस्टेंस r से कम हो जाएगी। तो यहाँ पर केस दूसरा हो चुका है, यहाँ पर मुझे कांटेक्ट बनाए रखने की कंडीशन, और कांटेक्ट बनाए रखने के लिए हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल पॉइंट पर नॉर्मल 0 कर देंगे, जैसे वहां पर। उसके बावजूद भी मोशन सर्कल क्यों होगा, नॉर्मल के 0 होने के बाद भी ये सर्कुलर मोशन होगा, क्योंकि mg की फोर्स इस पॉइंट के स्पीड के करस्पॉन्डिंग सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगी। नॉर्मल 0 होने के बाद गिरेगा नहीं वो, कुछ लोग सोचते हैं नॉर्मल 0 हुआ तो कांटेक्ट छूट जाएगा तो पार्टिकल गिर जाएगा, ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि नॉर्मल 0 होने का मतलब ठीक है इसके कांटेक्ट में नहीं है, बट अगर mg की वैल्यू mv²/r के बराबर हो गई तो हम गिरेंगे थोड़ी। यहाँ पर क्या बन जाएगा, वो ट्रेजेक्टरी सर्कल बन जाएगी वहां पर, क्योंकि ये कहाँ लिखा हुआ है कि ग्रेविटी के अंदर बॉडी हमेशा गिरेगी। ग्रेविटी में तो हम स्ट्रेट पाथ पर भी चल सकते हैं, ग्रेविटी में हम सर्कुलर मोशन भी कर सकते हैं, और ग्रेविटी में प्रोजेक्टाइल मोशन यानी पैराबोला पे भी जा सकते हो। ऐसे तो थॉट आते हैं कि भाई कांटेक्ट छूटेगा तो गिर जाएंगे, लोगों को ये लगता, ग्रेविटी में बॉडी तब गिरती है जब उसमें कोई स्पीड ना हो, रेस्ट पे होगा छोड़ दोगे तो गिर जाएगा, बट अगर स्पीड है तो वो पैराबोला पर भी जा सकता है। हम लोगों ने ये इस इक्वेशन से क्या आंसर किया हुआ है कि वो किस टाइप के पाथ पे जा रहा होगा, सर्कुलर, तो सर्कुलर मोशन सस्टेन हो जाएगा इसकी, यानी यहाँ पर भी क्रिटिकल पॉइंट की स्पीड आपकी हो जाएगी √gr। ये थ्रेड वाला केस हो गया।
और फिर हम इनिशियल पॉइंट से और टॉप मोस्ट पॉइंट में एनर्जी कंजर्व करा देंगे। √5 तो ये मैं कह रहा हूँ n0 होने का मतलब ये हुआ कि हमारा इसके साथ कांटेक्ट नहीं है। फॉल करेंगे इसके लिए तो मैं अगर ऐसा ही रूल होता है तो इसको छोड़ दो आप। हम ये कह दें कि अगर एक बिल्डिंग से आप एक बॉडी को u स्पीड से थ्रो करो, क्या ये सीधा नीचे गिरेगा? आएगा नीचे, ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन स्ट्रेट लाइन से नहीं आएगा, पैराबोला से आएगा। तो आपकी ये स्पीड ये डिसाइड करती है कि आप ट्रेजेक्टरी क्या चूज करने जा रहे हो। अगर हमारा u 0 है तो ये स्ट्रेट पाथ। अगर हमारा u कुछ ऐसा हो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, अगर हम पार्टिकल को ऐसी स्पीड पर फेंके जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती हो, तो ये स्टार्ट कौन से पाथ पे करेगा? सर्कुलर। स्टार्ट सर्कुलर पाथ पे करेगा, बट आगे वो फिर पैराबोला हो जाएगा, क्योंकि नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि अब ये मैथ में चलते हैं, फिर ये मैथ वाले पोर्शन में जा रहे हैं, कोनिक सेक्शन में जाना पड़ेगा आपको। अगर आप एक पॉइंट से एक सर्किल ड्रॉ करिए और एक पैराबोला ड्रॉ करिए, किसका कर्वेचर ज्यादा होता है? ये एक अलग केस बन जाएगा, सर्किल और पैराबोला में कर्वेचर किसका ज्यादा होता है। ये पैराबोला करता, सुनिए, चलिए मान लेते हैं आपकी बात कि ये पैराबोलिक पाथ पे जाएगा, लेकिन ये पैराबोलिक पाथ पे तब जाता ना जब आगे फ्री स्पेस होती, आगे वो पाइप लगी हुई है। तो थोड़ा सा आप मान लो, आप सर्कुलर स्टार्ट हुआ, आपके दिमाग में ये आया कि यार पैराबोला होना चाहिए। पैराबोला होता अगर यहाँ पर ये पाइप टूटी होती तो हो जाता पैराबोला, बट पाइप है तो फिर पाइप के कांटेक्ट में चले गए, और जैसे ही पाइप के कांटेक्ट में गए नॉर्मल लगना चालू हो गया। तो अब आप पैराबोलिक मोशन नहीं कर सकते, क्योंकि पैराबोलिक मोशन के लिए सिर्फ ग्रेविटी चाहिए। आई बात समझ में? और हमने टॉप मोस्ट पॉइंट पर ये इक्वेशन बना करके ये कहा है कि इवन विदाउट दिस कॉन्टेक्ट ट्रेजेक्टरी विल बी सर्किल, और वो सर्किल उसी रेडियस का होगा जिस रेडियस की पाइप है। तो इसके कांटेक्ट में ना होते हुए भी हम सेम रेडियस का सर्कुलर पाथ फॉलो करेंगे, और ये एक मोमेंट के लिए, जस्ट एक मोमेंट के लिए होगा। नेक्स्ट मोमेंट पर ये पार्टिकल फिर इस पाइप के कांटेक्ट में चला गया, सर्कुलर मोशन सस्टेन हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस होगा, उस पार्ट को आप जीरो बोलोगे। ये सब कुछ इंस्टेंटेनियसली होगा, मतलब उसको हम माइक्रो लेवल पे डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इसका आंसर आ जाएगा √5 दे रहे हैं। ठीक है, अब बाकी इसके अलग जो वेरिएंट्स है वो कल करेंगे कुछ और केसेस से। कल हो जाएगा।